एक मिडिल एज्ड आदमी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। तभी उसने एक अजीब सी वॉइस सुनी और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह किसी दूसरे वर्ल्ड में एक बच्चे के रूप में री इनकारनेट हो गया है। कुछ महीनों में उसे पता चला कि उसके नए पेरेंट्स के नाम पॉल और जेनिथ हैं और दोनों सिर्फ 20 साल के हैं। रूडी अभी बेबी था, लेकिन उसके अंदर एक मिडिल एज्ड आदमी की कॉन्शियसनेस थी। धीरे धीरे उसने अपने नए घर के बारे में सीखा और वह काफी परवर्ट भी था। रूडी नॉर्मल बच्चों से ज्यादा तेज सीखता था और वह अपनी मेड लिलिया के अंडरवेयर से खेलता रहता था। लिलिया ने जेनिथ को बताया कि रूडी ऐसे इंडिसेंट काम करता है, लेकिन जेनिथ ने माना नहीं क्योंकि उसके लिए रूडी अब भी बस एक छोटा बच्चा था। कुछ हफ्तों बाद रूडी को समझ आया कि वह मिडिल एजेस जैसे समय में आया है और उसे अपना पुराना कंप्यूटर याद आया जिससे वह एनीमे देखता था। एक दिन उसने अपने पिता पॉल को सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करते देखा। अचानक रूडी गिर गया और जेनिथ घबरा गई। उसने रूडी का सिर चेक किया और फिर बोली कि वो स्पेल से उसे हील कर देगी। रूडी को लगा कि उसकी माँ पागल हो गई है क्योंकि उसके पिछले जीवन में मैजिक नहीं होता था, लेकिन अचानक रूडी ने अपनी माँ को मैजिक करते देखा और उसका सिर हील हो गया। साल बीतते गए, रूडी चलना सीख गया और बोल भी सकता था। वह रोज सीखता था ताकि जल्दी से मैजिक कर सके। एक दिन वह चेस्ट में खेल रहा था और उसे कुछ बुक्स मिली। उसके पेरेंट्स के पास सिर्फ 5 किताबें थीं और रूडी को समझ आया कि वह इस दुनिया की राइटिंग पढ़ नहीं सकता। 1 साल में उसने चुपके चुपके पढ़ना सीख लिया। वह ज्यादातर वर्ड्स पढ़ सकता था, लेकिन पेरेंट्स सोचते थे कि वह कुछ समझ नहीं पाता। फिर रूडी ने एक स्पेल ट्राई करने की सोची। उसने पानी का स्पेल करने की कोशिश की और एक छोटा सा वाटर बॉल बना, लेकिन तुरंत फट गया। उसने दोबारा कोशिश की, विजुअलाइज किया, लेकिन एमपी खत्म हो गया और वह बेहोश हो गया। उस दिन के बाद रूडी हर दिन प्रैक्टिस करने लगा और उसकी एमपी बढ़ने लगी। वर्डलेस मैजिक सीखते हुए उसे लगा कि जब बिना बोले मैजिक हो सकता है तो फिर स्पेल का क्या मतलब। अगली सुबह वह फिर वाटर बॉल प्रैक्टिस करता है और उसे भरोसा था कि मेहनत से वह खास पावर्स पा लेगा। इसी दौरान पॉल सोर्ड प्रैक्टिस कर रहा था कि अचानक उसके ऊपर पानी गिर गया। यह रूडी था जिसने वाटर बॉल सीख ली थी। रूडी खुश हो गया कि उसने बिगिनर स्पेल मास्टर कर लिया। अब वह एडवांस्ड स्पेल आजमाना चाहता था। उसने एडवांस्ड स्पेल का इनकैंटेशन बोला और अचानक बहुत सारा पानी इकट्ठा होने लगा। रूडी शॉक्ड था और उसने एक बहुत बड़ा वाटर बॉल छोड़ दिया जिससे उनका घर टूट गया। उसके पेरेंट्स भाग कर आए। पॉल कंफ्यूज्ड था, लेकिन जेनिथ समझ गई कि रूडी ने स्पेल किया है। जेनिथ बहुत खुश हुई और बोली कि रूडी को मैजिक टीचर चाहिए, लेकिन पॉल ने मना कर दिया। तब लिलिया ने सजेस्ट किया कि दोनों सोर्ड और मैजिक सिखाई जाए। कुछ दिनों बाद रूडी के लिए एक होम ट्यूटर आ गई। रूडी ने सोचा था कि टीचर कोई बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन उसकी टीचर रॉक्सी नाम की एक टीनेज लड़की थी। रॉक्सी को लगा कि पॉल और जेनिथ बेवकूफ हैं जो उसे इतने छोटे बच्चे को सिखाने के लिए बुला रहे हैं। जेनिथ ने बताया कि रूडी बहुत ही जीनियस है। मैजिक की बेसिक्स रॉक्सी ने समझाई, लेकिन रूडी तो पहले से जानता था। इनकेंटेशन बोलने की बारी आई तो रूडी को यह बेकार लगा क्योंकि वह बिना बोले मैजिक कर सकता था। वह पानी का स्पेल करने लगा, लेकिन रॉक्सी की पैंटीज देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया। स्पेल गलत हो गया। फिर रॉक्सी ने देखा कि रूडी वर्डलेस मैजिक कर सकता है और वह शॉक हो गई। जेनिथ ने एक डैमेज ट्री देखा और रॉक्सी को डांट दिया। रॉक्सी अपसेट हो गई और सोचा कि उसे जॉब से निकाल देंगे। रूडी ने उसे चीयर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों से वह परवर्ट ही दिख रहा था। शाम को जेनिथ ने रॉक्सी को डिनर पर बुलाया। सबने साथ में खाना खाया और रॉक्सी खुश थी। रूडी भी खुश था कि वह इस नई जिंदगी में आया। कुछ सीन्स में रूडी की पुरानी जिंदगी दिखाई गई, कैसे उसे डेट कलेक्टर्स ने पीटा था और कैसे वह स्टूडेंट्स को बचाते हुए ट्रक से टकराया था। एक दिन रूडी सो गया क्योंकि उसकी एमपी खत्म हो गई थी। तभी उसने पेरेंट्स की मॉर्निंग सुनी और उन्हें टीज करने गया, लेकिन उसे रॉक्सी दिखी जो उस आवाज से हॉर्नी लग रही थी। 6 महीने और बीते। रॉक्सी रात को उसे थ्योरी सिखाती और रूडी हमेशा उसकी पैंटीज देखने की कोशिश करता। रॉक्सी जानती थी कि वह परवर्ट है और उसे डांटती रहती। रॉक्सी ने बताया कि वह डीमन है, इसी वजह से पहले दिन उसके पेरेंट्स डर गए थे। उसने उसे 500 साल पहले हुई वॉर के बारे में बताया। डीमन रेस में सबसे डेंजरस स्पेल्ड डीमंस थे जिन्हें बाद में डीमन कॉन्टिनेंट में भेज दिया गया। उसने रूडी को उनसे दूर रहने को कहा। फिर उसने बताया कि कभी कभी उसकी हेयर ग्रीन दिखती है क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन ऐसे पड़ती है। रूडी को लगा कि उसने डेटिंग सिम गेम्स खेलकर इन्फिनिट रिज हासिल कर ली है। रूडी ने रॉक्सी को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत पकड़ा गया। 6 महीने बाद रूडी ने एडवांस्ड मैजिक मास्टर कर लिया। वह अपने पिता से सोर्ड भी सीख रहा था, लेकिन उसमें उसका कोई टैलेंट नहीं था। एक दिन रॉक्सी गांव वालों की मदद कर रही थी। रूडी ने बच्चों को बाहर खेलते देखा, लेकिन वह लोगों से डरता था क्योंकि पिछले जीवन में उसे बहुत बुली किया गया था। रॉक्सी ने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन रूडी ने सच नहीं बताया। फिर दोनों ने विलेज का ब्यूटीफुल व्यू देखा।
रॉक्सी ने उसे दुनिया के बारे में और बताया और सजेस्ट किया कि आगे जाकर मैजिक स्कूल ज्वाइन करे। रूडी ने बोला कि वह रॉक्सी की टीचिंग से खुश है, लेकिन अंदर से वह डरता था। रॉक्सी सैड हो गई क्योंकि उसे पता था कि रूडी टैलेंट में एक दिन उसे पीछे छोड़ देगा। 1 साल बाद रूडी का बर्थडे आया। पॉल ने उसे एक सोड दी और जेनिथ ने एक मैजिक ग्रिमवार दिया। रॉक्सी ने उसे एक वॉन्ड गिफ्ट की, लेकिन रॉक्सी दुखी थी क्योंकि अगले दिन रूडी का फाइनल एग्जाम था। रूडी बाहर जाने से डर रहा था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, कैसे वह हमेशा कमरे में बंद रहता था और लोग उसे बुली करते थे। अगले दिन रूडी का रॉक्सी के साथ आखिरी दिन था। रूडी घर से बाहर जाने से डर रहा था। रॉक्सी को लगा कि रूडी घोड़ों से डरता है, इसलिए वह उसे अपने साथ घोड़े पर बैठाकर ले गई। असल में रूडी इसलिए डर रहा था क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी में बाहर जाना उसके लिए बहुत पेनफुल यादें लेकर आता था। जब रूडी पहली बार घर से निकला तो वह बहुत नर्वस था, पर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि लोग उसे नहीं, रॉक्सी को देख रहे थे। गांव के सभी लोग रॉक्सी को जानते थे और बड़े प्यार से उसे ग्रीट करते थे। यह देखकर रूडी का डर थोड़ा कम हो गया और उसे बाहर की नेचर भी अच्छी लगने लगी। इसके बाद रूडी की फाइनल एग्जाम शुरू हुई। रॉक्सी ने सेक्रेड लेवल वाटर मैजिक का एग्जाम्पल दिखाना चाहा। वह सिर्फ एक बार ही यह स्पेल कर पाती थी। रूडी को भी वही स्पेल सीखना था। रॉक्सी ने स्पेल बोलना शुरू किया और एक बड़ा थंडरस्टॉर्म बन गया। बारिश होने लगी। तभी बिजली उनके घोड़े कारावाजो पर गिर गई। रॉक्सी ने स्पेल रोक दिया और तुरंत कारावाजो को हील कर दिया। उसने माफी मांगी और अब रूडी का अटेम्प्ट देखना चाहा। रूडी ने अपनी वॉन्ड निकाली। रॉक्सी ने कारावाजो को प्रोटेक्ट किया और रूडी ने भी वही पावरफुल वाटर स्पेल कास्ट करने की कोशिश की। रूडी कास्टिंग करते समय सैड था क्योंकि यह उनका आखिरी दिन था और एग्जाम के बाद रॉक्सी उसे छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन रूडी ने स्पेल परफेक्टली कर दिया और एक बड़ा स्टॉर्म क्लाउड बना दिया। रॉक्सी उसकी पावर देखकर हैरान रह गई। उसने उसे प्रेज किया कि उसने उससे भी ज्यादा पावरफुल स्पेल बना दिया है। रूडी को सेक्रेड लेवल वाटर मेज की रैंक दी गई। शाम को पॉल और जेनिथ चाहते थे कि रॉक्सी उनके साथ रहे, लेकिन रॉक्सी ने माना वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का फैसला किया। रूडी के पेरेंट्स ने उसका डिसीजन मान लिया। रॉक्सी ने रूडी को एक नेकलेस गिफ्ट में दिया और बोली कि यह लकी चार्म है। उसने घर को अलविदा कहा और रूडी और उसका परिवार दुखी हो गया। रूडी भागकर उसके पीछे गया और उसे सब कुछ सिखाने के लिए थैंक यू कहा। कुछ दिनों बाद रूडी फिर रॉक्सी की पैंटीज ढूंढ रहा था जो उसने चुरा रखी थी। उधर उसके पेरेंट्स गार्डन में मजाक कर रहे थे। रूडी वहां आया और उसने पूछा कि क्या वह बाहर जाकर खेल सकता है। उसके पेरेंट्स खुश हो गए कि वह पहली बार बाहर खेलने की परमिशन मांग रहा है। फिर रूडी बाहर खेलने निकला। जंगल की तरफ गया तो उसने कुछ बॉयज को किसी बच्चे को डीमन कहकर परेशान करते सुना। उनमें से एक उसके ऊपर स्टोन फेंकने वाला था। तभी रूडी ने वाटर बॉल मारकर उसे रोक दिया। वे बच्चे रूडी से नाराज होकर मड बॉल्स फेंकने लगे, लेकिन रूडी उनसे ज्यादा पावरफुल था। उसने उन्हें आसानी से भगा दिया। फिर रूडी ने उस बुलीड किड को देखा। वह कांप रहा था और रूडी को लगा कि वह बहुत क्यूट है। रूडी ने उसे साफ करने के लिए वाटर स्पेल किया। पहले तो वह बच्चा डर गया कि रूडी उसे भी बुली करेगा, पर जल्दी समझ गया कि रूडी उसे हर्ट नहीं करेगा। रूडी ने चेक किया कि कहीं वह स्पेल्ड डीमन तो नहीं। उसे राहत मिली कि वह डीमन नहीं था। उसके कान देखकर रूडी को लगा कि वह आधा एल्फ है, लेकिन उसके पेरेंट्स की कोई ग्रीन हेयर हेरिटेज नहीं थी। अचानक वह बच्चा रोने लगा। रूडी ने उसे चीयर करने की कोशिश की। बच्चे ने पूछा कि रूडी ने उसकी मदद क्यों की। रूडी ने कहा कि वह कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है और उसे अपना दोस्त बनने का ऑफर दिया। रूडी ने अपना नाम बताया और बच्चे ने कहा उसका नाम सिल्फ है। दोनों ने दोपहर भर साथ खेला। रूडी को पता चला कि सिल्फ की जिंदगी में कभी कोई अच्छा दोस्त था ही नहीं। सिल्फ ने उससे वाटर बॉल स्पेल सिखाने को कहा और रूडी ने उसे मैजिक सिखाना शुरू कर दिया। शाम को रूडी वापस आया तो पॉल उसका इंतजार कर रहा था और गुस्से में था। पॉल ने माना कि रूडी ने पड़ोस के लड़के को मारा है। रूडी समझाना चाहता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पॉल सुन ही नहीं रहा था। रूडी भी गुस्सा हो गया और बड़बड़ाने लगा। तब पॉल ने उसे स्लैप कर दिया। रूडी जमीन पर गिर गया। रूडी को दुख हुआ कि उसके पिता ने उस पर भरोसा नहीं किया। बाद में पॉल को सच्चाई पता चली कि रूडी किसी बुलीड बच्चे की मदद कर रहा था। पॉल को अफसोस हुआ और उसने अपॉलॉजी मांगी। रात में पॉल गिल्ट महसूस कर रहा था और डर रहा था कि रूडी अब उससे प्यार नहीं करता। अगली समर शुरू हुई। रूडी सोर्ड ट्रेनिंग कर रहा था। 6 महीनों में सिल्फ भी स्ट्रॉन्ग स्पेल्स सीख चुका था। सिल्फ को समझ आया कि रूडी स्पेल्स का इनकैंटेशन नहीं बोलता। उसने रूडी से वर्डलेस मैजिक सीखने को कहा। रूडी ने उसे सिखाने की कोशिश की और सिल्फ ने तुरंत वर्डलेस मैजिक कर लिया। रूडी तो खुद भी मुश्किल से वर्डलेस मैजिक कर पाता था, लेकिन सिल्फ ने आसानी से कर लिया। दोनों फील्ड्स में खेल रहे थे और रूडी को अचानक लगा कि सिल्फ कितना क्यूट दिखती है। उसे जेलसी भी हुई। तभी बारिश शुरू हुई और सिल्फ को रूडी के घर इनवाइट किया गया। लिलिया ने उन्हें बाथरूम में अरेंज किया और उसे समझ आया कि सिल्फ एक लड़की है।
रूडी ने सोचा वह सिल्फ के साथ नहाएगा, पर सिल्फ तैयार नहीं थी। रूडी ने उसकी क्लोथ्स उतारने की कोशिश की और जब उसने पैंटीज हटाई तब उसे समझ आया कि सिल्फ एक्चुअली एक गर्ल है। रूडी को गिल्ट हुआ कि उसने बहुत गलत बिहेवियर किया। अगले दिन रूडी अपॉलॉजी देने गया, लेकिन उसने इतनी स्टूपिड अपॉलॉजी की कि सिल्फ और ज्यादा रोने लगी। पॉल शॉक था कि उसका बेटा कितना बेवकूफ है। फिर पॉल ने रूडी को गर्ल्स के बारे में समझाया। रूडी ने समझा और सिल्फ से ऑनेस्ट अपॉलॉजी की कि उसे उसके साथ खेलना मिस हो रहा था। सिल्फ ने माफ कर दिया और दोनों फिर दोस्त बन गए। कुछ हफ्ते बाद रूडी को पता चला कि जेनिथ प्रेग्नेंट है। पूरा परिवार खुश था। लंच के दौरान लिलिया ने भी बताया कि वह प्रेग्नेंट है। पॉल शॉक हो गया क्योंकि इसका मतलब था उसने जेनिथ को चीट किया है। शाम को जेनिथ रो रही थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी कि पॉल ने उसे धोखा दिया। जेनिथ ने लिलिया से पूछा कि अब वह क्या करेगी। लिलिया ने कहा कि बच्चे के जन्म तक वह हेल्प करेगी और फिर चली जाएगी। जेनिथ को लगा कि लिलिया बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगी। रूडी सब सुन रहा था और वह लिलिया को फैमिली की तरह मानता था। उसने ब्लेम पॉल पर डाल दिया और जेनिथ ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन लिलिया ने सच्चाई बता दी कि पॉल अकेला जिम्मेदार नहीं है। रूडी ने अपनी माँ को कन्विंस किया कि लिलिया को घर में रहने देना चाहिए। जेनिथ ने मान लिया और लिलिया को फैमिली का हिस्सा बना लिया। अगले दिन पॉल ने रूडी पर गुस्सा निकाला। लिलिया सोच रही थी कि रूडी ने उसकी मदद क्यों की। असल में लिलिया बहुत हॉर्नी रहती थी क्योंकि जेनिथ और पॉल हर रात मौन करते थे, इसलिए उसने गलती से पॉल की तरफ अट्रैक्शन ले लिया। पहले वह रूडी को परवर्ट समझती थी, लेकिन अब उसे लगता था कि रूडी ने उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी बचाई। 1 साल बाद ट्विंस का जन्म हुआ। पॉल बच्चों के साथ खेलता रहता था। जब वे रोने लगे, जेनिथ और लिलिया तुरंत भागी और उन्हें संभालने लगी। रूडी उन्हें देखकर सोचता था कि वह भी एक कूल बिग ब्रदर बनेगा। उसे लिलिया के बारे में और पता चला कि वह पॉल को बचपन से जानती है। फिर रूडी को स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। रूडी जानता था कि पॉल एक बड़ा रिजलर है, लेकिन वह हमेशा अपने पिता की रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वह बहुत स्ट्रांग था। रूडी ने मैजिक से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन पॉल ने ऑब्जर्वेशन हॉकी जैसी सेंस से उसे डॉज कर लिया। रूडी हार गया। पॉल ने उस पर मजाक किया। रूडी ने भी उसे टीज किया। अचानक पॉल ने पूछा कि क्या जेनिथ को गुस्सा होगा अगर वह लिलिया के साथ सो जाए। रूडी ने मना किया, लेकिन वह समझता भी था कि उसका पिता कैसा इंसान है। पॉल ने पूछा कि क्या रूडी आगे स्कूल जाना चाहेगा। उसने कहा कि उसे स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन रूडी चाहे तो जा सकता है। रूडी को पता चला कि यहाँ सिर्फ नोबल लोग हैं और नोबल लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं करती, इसीलिए वो आगे जाकर बहुत मोटी हो जाती हैं। पॉल ने अपने बेटे को सलाह दी कि उसे सिर्फ एक ही लड़की पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे रूडी को समझ आया कि सिल्फी मैजिक में उससे आगे निकल जाएगी। सिल्फी ने नोटिस किया कि रूडी कुछ सोच रहा है। रूडी ने कहा कि उसे स्कूल जाना है, लेकिन यह सुनकर सिल्फी उदास हो गई और रोने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रूडी उसे छोड़कर जाए। रूडी ने उसे समझाया और बताया कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। शाम को रूडी सिल्फी से शादी करने और उसके साथ मजे करने के सपने देखने लगा। तभी उसके पापा एक लेटर लेकर आ गए। ये लेटर रॉक्सी का था। उसने लिखा था कि उसे नया स्टूडेंट मिला है जो रूडी जैसा ही है, मतलब बिल्कुल पेरवर्ट। वो उसकी पैंटीज चोरी करता रहता था और रॉक्सी उसे अक्सर मारती भी थी। रॉक्सी ने रूडी को रेनोल्ट मैजिक स्कूल जाकर मैजिक सीखने की सलाह दी। पॉल को रॉक्सी पर गर्व हुआ क्योंकि वो अब वाटर किंग क्लास मेज बन गई थी। पॉल ने रूडी से पूछा कि क्या उसने सच में रॉक्सी की पैंटीज चुराई थी। अगली सुबह नाश्ते पर रूडी ने अपने पिता से मैजिक स्कूल भेजने की बात की। वह सिल्फी को भी साथ ले जाना चाहता था और चाहता था कि उसके पिता दोनों की फीस भर दें, लेकिन पॉल ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। रूडी ने कहा कि वह जॉब कर लेगा ताकि सिल्फी की फीस भी भर सके। पॉल ने उसकी बात को सपोर्ट किया। अगले दिन एक बीस्टमैन लड़की आई, जेलेन। रूडी उसके फिगर को देखकर हैरान रह गया। जेनिथ ने उसे अपने पुराने एडवेंचरर साथी के रूप में पहचाना। फिर जेनिथ और लिलिया ने रूडी से अलविदा कहा। पॉल अचानक लड़ाई की पोजीशन में आ गया और रूडी से फाइट करने लगा क्योंकि वह उसे जॉब के लिए तैयार करना चाहता था। पॉल तलवार में बहुत स्ट्रांग था और उसने रूडी को हरा दिया। रूडी जब होश में आया तो वह गाड़ी में था और जेलेन उसके साथ थी। जेलेन ने उसे एक लेटर दिया जिसमें पॉल ने उसे गोरिल्ला बुलाया था। वो गुस्सा हुई, लेकिन रूडी ने उसे शांत किया। फिर रूडी को पता चला कि उसका काम एक नोबल लड़की को मैजिक सिखाना है। उसे यह भी पता लगा कि वह कुछ समय सिल्फी से दूर रहेगा, जिस वजह से वो पॉल पर गुस्सा हो गया। अगले दिन वह रोआ शहर पहुंचा जहां सारे सर्वेंट्स बीस्टमैन थे। रूडी ने अच्छे से मैनर्स सीखे और फिलिप से मिला, जो उसके पिता का कजिन था। फिलिप ने बताया कि उसकी बेटी एरिस नई लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। रूडी जब एरिस के कमरे में गया तो वह गुस्से में उसे स्लैप कर देती है। रूडी भी उसे स्लैप कर देता है, लेकिन एरिस उसे मार मार कर बेहाल कर देती है। रूडी भागने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। रात को फिलिप ने हंसते हुए पूछा कि क्या वह नौकरी छोड़ना चाहता है, लेकिन रूडी ने मना कर दिया।
अगले दिन रूडी को किडनैप करने का ड्रामा करके दिखाया गया ताकि एरिस को मैजिक में दिलचस्पी आए, लेकिन असली किडनैपर्स आ जाते हैं और एरिस को चोट पहुंचाते हैं। रूडी उसे हील करता है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं। एरिस वादा करती है कि वह रूडी की बात मानेगी। शहर लौटते वक्त एरिस दोबारा किडनैप हो जाती है। रूडी पीछे जाता है और अपने मैजिक से उनका रास्ता रोकता है। बैंडिट्स उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन जिलेन आकर सबको खत्म कर देती है। सब घर लौटते हैं और पता चलता है कि फिलिप का सर्वेंट ही असली गद्दार था। एरिस इस घटना से बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने रूडी को रोक लिया और उसे अपना घरवाला मान लिया। रूडी बहुत खुश हो गया। अगली सुबह फिलिप ने रूडी की तारीफ की और बताया कि रूडी भी नोबल है। एरिस की माँ हिल्डा आई और रूडी उसकी बड़ी बड़ी एसेट्स देखकर शर्मिंदा हो जाता है। फिलिप के दादाजी सोरोस ने रूडी की मैनर्स की बहुत तारीफ की और एरिस को मैजिक सीखने का आदेश दिया। अगली सुबह दोनों की सोर्ड ट्रेनिंग होती है और दोपहर में मैजिक। एरिस बार बार परेशान करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे सीखने लगती है। कई दिन बीत गए। रूडी उसे मैथ और पढ़ना लिखना सिखाता है। एरिस रोज भागती रहती, लेकिन धीरे धीरे सीखने लगी। एक दिन रूडी ने उसे जगाने के लिए उसकी पैंटीज चुराने की कोशिश की और एरिस ने उसे बुरी तरह पीटा। रूडी रोते हुए जिलेन के पास गया और बोला कि एरिस पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जिलेन ने अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि कैसे उसे पैसों की कमी की वजह से मॉन्स्टर का गंदगी खाना पड़ा था। एरिस ये सुनकर पढ़ाई करने लगी। आगे चलकर रूडी उसकी सोर्ड स्किल्स और मैजिक दोनों में मदद करता है। एक दिन रूडी और एरिस शहर घूमने गए। वहां एक आदमी ने उसे लव पोशन बेचना चाहा, लेकिन एरिस ने उसे रोक दिया। एरिस को पैसे का पता नहीं था, लेकिन रूडी ड्रॉप शिपिंग और प्राइस कंपैरिजन से प्रॉफिट बनाने की सोच रहा था। फिर रूडी किताबें खरीदना चाहता था, लेकिन एरिस ने कहा कि वो अपने दादाजी के पैसे से किताबें खरीद लेगी। रूडी को लगा कि एरिस को पैसों की कोई समझ नहीं है, तो उसने उसे रिच डैड पुअर डैड वाली सोच समझाई। एरिस को पैसों की वैल्यू समझ आई और वो खुश होकर शर्मा गई। रूडी को भी समझ आया कि एरिस सिर्फ अच्छा बनना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे और भी चीजें सिखाए। इसके बाद रूडी ने आकाश में एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस देखा। उसे पता चला कि पेरूजिया का फोर्ट्रेस ने डीमन गॉड लैप्लस को हरा दिया था। रूडी को याद आया कि उसने ये कहानी बचपन में सुनी थी। वो हैरान था और उसके बारे में और जानना चाहता था। अगले दिन एरिस ने अच्छे से पढ़ाई की और रूडी के लिए एक गिफ्ट खरीदा। रूडी को लव पोशन मिला और वो डर गया। वो एरिस को बताना नहीं चाहता था कि ये एक लव पोशन है। रूडी जाने लगा तो जिलेन ने उसे रोक लिया। गलती से पोषण गिर गया और रूडी ने उसका नाम बोल दिया। एरिस ने उसे पकडीडीडीएच लिया और उससे पोषण के बारे में पूछने लगी। उसे गुदगुदी करके सब जानने की कोशिश की और रूडी को सजा भी मिली। अगले महीनों में एरिस ने जिलेन से सोर्ड ट्रेनिंग ली। अंत में जिलेन ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो जल्द ही एडवांस्ड रैंक तक पहुंच सकती है। रूडी ने उन्हें बिटकॉइन से पैसे कमाना भी सिखाया और स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल्स भी सिखाए, जिससे वे बहुत खुश हुए। रूडी ने रॉक्सी बार्बी एडिशन भी बना लिया था। तभी एडना ने उसे एक फेवर के लिए बुलाया। रूडी को पता चला कि एरिस जल्द ही 10 साल की होने वाली है और पार्टी का मेन इवेंट उसका डांस होगा। एडना ने कहा कि एरिस डांस नहीं कर पाती, इसलिए रूडी को उसे डांस सिखाना होगा। रूडी मान गया। अगले दिन रूडी को बीस्ट गॉड लैंग्वेज की एक किताब मिली। फिलिप ने बताया कि बीस्ट गॉड लैंग्वेज बीस्टमैन के साथ फ्लर्ट करने वाली लैंग्वेज है। रूडी को क्यूट बीस्ट गर्ल्स और उनकी फ्लफी ईयर्स बहुत पसंद थी, इसलिए उसने ये लैंग्वेज सीखने का फैसला किया और रॉक्सी को एक लेटर लिखा। कई दिन बीते और रूडी को डीमन गॉड लैंग्वेज सीखने में तकलीफ हो रही थी। तभी उसने एरिस की आवाज सुनी। एरिस को डांस सीखने में दिक्कत हो रही थी। एडना ने रूडी से उसे वापस ले जाने के लिए कहा। रूडी ने एरिस से पूछा तो उसने उसे लात मार दी। रूडी ने उसे समझाया कि वो उसकी फीलिंग्स समझता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लूजर था। एरिस ने माना कि वो रूडी को एडमायर करती है, क्योंकि वो हर चीज आसानी से कर लेता है। रूडी ने बताया कि वो परफेक्ट नहीं है, बस मेहनत करता है। इससे एरिस का मूड ठीक हुआ और वो वापस डांस सीखने चली गई। जब वे दोनों डांस कर रहे थे, एरिस गोरिल्ला की तरह डांस कर रही थी और रूडी घायल हो गया। फिर रूडी ने बीस्ट गॉड लैंग्वेज पढ़ी और जिलेन ने उसकी मदद की। एरिस भी डांस क्लास में जाती रही। रूडी ने अपनी बनी बारबी बेची और उसे एक गोल्ड कॉइन मिला। कुछ दिनों बाद एरिस ने नोबल डांस मूव सीख लिए। एक शाम रूडी पढ़ाई से थक गया था, तभी उसका अमेज़न पैकेज आया, क्योंकि वो प्राइम मेंबर था। उसे रॉक्सी का लेटर भी मिला, जिसमें उसने रोज लिखने के लिए उसका शुक्रिया किया। उधर रॉक्सी को एक नया स्टूडेंट मिला जो बड़ा परवर्ट था। उसने उसकी चेस्ट पकड़ने की कोशिश की तो रॉक्सी ने उसे फायर स्पेल से जला दिया। फिर उसने रूडी को डीमन गॉड लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ टिप्स दी। स्टूडेंट ने रॉक्सी को उसकी जैसी दिखने वाली बारबी दिखाई, जो रूडी की बनाई हुई थी। ये देखकर रूडी मोटिवेट हुआ और ज्यादा पढ़ाई करने लगा। अगले दिन एरिस के साथ डांस करते वक्त वो फिर से गलती कर रही थी। एडना ने झूठ बोलकर एरिस को कहा था कि वो इवेंट के लिए रेडी है, लेकिन रूडी को ये बात परेशान कर रही थी।
फिर पार्टी का दिन आया। नोबल्स को महंगी डिश परोसी गई। रूडी ने देखा कि एरिस बहुत सुंदर ड्रेस में है। सोरोस ने सबको बताया कि एरिस 10 साल की हो गई है। मेन इवेंट में एरिस को एक लड़के के साथ डांस करना था, लेकिन वो अच्छा नहीं था। एरिस तेजी से घूमी और गिर गई। सब उसकी बुराई करने लगे। रूडी को बुरा लगा और उसने एरिस को खुद डांस के लिए बुलाया। एरिस नर्वस थी और फिर गिर गई। रूडी ने उसके डर को समझा, हार नहीं मानी और अपने प्लस अल्ट्रा डांसिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसके साथ शानदार डांस किया। सब इम्प्रेस्ड हो गए और सोरोस भी प्राउड था। बाद में एडना ने रूडी से उसका सीक्रेट पूछा तो उसने बताया कि जेलेन की ट्रेनिंग से वो डांस कर पाया। फिर 3 लड़कियां रूडी को सेड्यूस करने लगीं। फिलिप ने उसे प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। शाम को रूडी ने अपने स्टूडेंट्स को वॉन्ड्स दिए। जेलेन बहुत ग्रेटफुल थी। एरिस को भी वॉन्ड मिला और वो खुश हुई। फिर उसने जेलेन को देखा तो रूडी ने कहा कि उसे भी कुछ मिलेगा। जेलेन ने उसे एक रिंग दी जिसे एरिस ने ट्रेजर की तरह संभाल लिया। अगली सुबह रूडी उठा तो एरिस उसके बिस्तर में थी। उसने उसे टीज करने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। बाहर उसे कुछ सस्पिशियस लगा और उसने किसी औरत की आवाजें सुनी। सोरोस एक मेड के साथ मस्ती कर रहा था। फिर उसने रूडी को स्काई में एक चीज दिखाई। 2 साल बीत गए। रूडी ने नई लैंग्वेजेस सीख ली। एरिस स्वॉर्ड गॉड स्टाइल में एडवांस्ड रैंक तक पहुंच गई। स्काई वाला फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अब साइज बदल रहा था। रूडी ने देखा कि एरिस और एक मेड उससे छुपकर बातें कर रहे थे। उसे पता चला कि वे रूडी की 10th बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे। मेड्स तैयारी कर रही थी। रूडी को शक हुआ, लेकिन बाद में समझ गया कि सब सरप्राइजेस था। उसने अपनी सोर्ड मास्टर जैसी बारबी दिखाई और जानबूझकर उसका टेल नहीं बनाया ताकि जेलेन की बूटी देख सके। जेलेन ने पैंट नीचे खींच दी और रूडी शॉक हो गया। तभी एक मेड अंदर आ गई और उन्हें देख लिया। फिर रूडी की बर्थडे पार्टी हुई। एरिस ने उसे फ्लावर्स दिए। रूडी इमोशनल होकर रो पड़ा क्योंकि उससे पहले लगता था कि ये फैमिली उसे पसंद नहीं करती। सोरोस ने कहा कि वो मेन फैमिली को सजा देगा। एरिस की माँ ने रूडी को चीयर किया और कहा कि वो भी उसे पसंद करती है। फिर उसने रूडी को एरिस से शादी करने के लिए कहा, लेकिन सबने उसे रोका। एरिस ने रूडी को ऑफ वाइट वॉन्ड गिफ्ट किया जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस इस्तेमाल करते हैं। रूडी बहुत खुश हुआ। रात में फिलिप ने बताया कि एरिस के 2 भाइयों को हेड फैमिली में भेजा गया था, इसलिए हिल्डा उसे देखकर नाराज रहती थी। फिलिप ने रूडी को एरिस से शादी करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वो उसकी बेटी की चेरी भी ले सकता है। रूडी डर गया और मना कर दिया। कमरे में वापस जाकर उसे पछतावा हुआ। अंदर गया तो एरिस उसका इंतजार कर रही थी। वो उसके साथ सोना चाहती थी क्योंकि उसे लगा रूडी लोनली है। रूडी के मन में नॉटी सोच आने लगी, लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन थी। सच में उसने कुछ नहीं किया। एरिस नर्वस थी लेकिन क्यूरियस भी। रूडी ने उसे किस करना चाहा, लेकिन एरिस ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। होश आने के बाद रूडी ने सोचा कि उसने सिग्नल्स गलत समझ लिए। एरिस ने उसकी अपॉलॉजी स्वीकार की और कहा कि वो अब भी बेबीज बनाने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन जब रूडी 15 साल का होगा तब ट्राई कर सकता है। रूडी खुश हो गया, लेकिन उसे सिल्फी से किए वादे की याद आई। फिर सिल्फी रूडी के घर गई और उसकी सिस्टर्स के साथ खेली। जेनिथ और लिलिया खुश थीं कि सिल्फी बच्चों को संभाल लेती है। स्टॉर्म क्लाउड्स दिखने लगे। रॉक्सी भी स्काई देखकर डर गई। एक मिस्टीरियस आदमी पहाड़ पर था जिस पर एक ड्रैगन ने अटैक किया, लेकिन वो आदमी सिर्फ उसे घूरकर ही ड्रैगन को डरा देता है। किशरिका ने भी स्टॉर्म क्लाउड्स देखे और खतरा महसूस किया। लप्लास के महल में उसे भी खतरा लगा और उसने अपने सर्वेंट्स भेजे। रूडी फ्रेंड्स के साथ बाहर था और अपनी न्यू वॉन्ड टेस्ट कर रहा था। तभी जेलेन ने खतरा महसूस किया। उन पर हमला हुआ। जेलेन लड़ने लगी। बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। स्काई वाली चीज अचानक फट गई। जेलेन स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूडी वापस एरिस को बचाने आया। अचानक रूडी अपने असली पुराने शरीर में आ गया और मैन गॉड से मिला। उसे लगा कि उसकी पूरी आइसिकाई जिंदगी एक सपना थी। मैन गॉड ने बताया कि वो बस उसके पुराने शरीर में आया है। ये सब रूडी की मानसिक दुनिया में हो रहा था। वहां मैन गॉड ने उसे एक बुरे ड्रैगन गॉड के बारे में बताया। मैन गॉड उसे सलाह देना चाहता था, लेकिन रूडी डर गया था कि कहीं उसे धोखा न मिल जाए, इसलिए उसने सुनने से मना कर दिया। अचानक मैन गॉड ने कहा कि वो जल्द ही मर सकता है क्योंकि डीमन कॉन्टिनेंट बहुत खतरनाक जगह है। रूडी हैरान था और उसे पता चला कि एक बड़े माना डिजास्टर ने उसे डीमन कॉन्टिनेंट में पहुंचा दिया है। ये जानकर रूडी ने मैन गॉड की सलाह सुनना स्वीकार कर लिया। फिर रूडी की नींद खुली। वो खुश था कि वो जिंदा है। उसने एरिस को सोता देखा और सोचा कि जेलेन कहाँ है। तभी एक स्पेल्ड डीमन को देखा जिसका चेहरा डरावना था। रूडी चौंक गया क्योंकि लोग स्पेल्ड डीमन से दूर रहने को कहते हैं। वो हमला करने ही वाला था, लेकिन उसे लगा कि डीमन उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। रूडी ने डीमन गॉड लैंग्वेज में उसे नमस्ते कहा, जिससे डीमन चौंक गया। उस स्पेल्ड डीमन का नाम रूइजर्ड था और उसने बताया कि उसने रूडी और एरिस को बेहोश हालत में पाया और बचाया। रूडी ने उससे बातें की। उसे पता चला कि रूइजर्ड ने उन्हें बचाया था और पास में किसी तीसरे इंसान को नहीं देखा। रूडी को अच्छा लगा कि रूइजर्ड उसे देखकर भी डर नहीं रहा था। फिर रूडी ने अपना परिचय दिया और कहा कि रूइजर्ड से मिलकर अच्छा लगा। कुछ देर बाद एरिस जागी और स्पेल्ड डीमन को देखकर डर गई।
वो रोने लगी और जलेन को बुलाने लगी। रूइजर्ड ने कहा कि पहली बार किसी स्पेल्ड डीमन को देखकर ऐसा ही होता है। धीरे धीरे एरिस को एहसास हुआ कि रूइजर्ड बुरा नहीं है। रूडी ने कहा कि चाहो तो रूइजर्ड से दोस्ती कर सकती हो। एरिस शर्मीली थी, इसलिए रूइजर्ड ने पहले उससे दोस्ती की बात कही, फिर दोनों दोस्त बन गए। अगली सुबह रूडी ने सोचा कि घर वापस कैसे पहुंचना है। उनकी यात्रा डीमन कॉन्टिनेंट में शुरू हुई। रास्ते में गर्मी ने उन्हें थका दिया और रूइजर्ड ने एक विशाल मॉन्स्टर को हराया। एरिस ने पूछा कि उसने उस मॉन्स्टर को कैसे पहले ही महसूस कर लिया, तो रूइजर्ड ने बताया कि उसके माथे की तीसरी आंख से वो खतरा पहचान सकता है। वो लोग एक नए डीमन विलेज पहुंचे, जहां एक नीले बालों वाला डीमन उनके साथ बहस करने लगा। डीमन उन्हें इंसान होने की वजह से शक भरी नजरों से देख रहे थे। सबने चीफ को बुलाया। रूडी ने चीफ को डीमन गॉड लैंग्वेज में नमस्ते किया, जिससे चीफ खुश हुआ। चीफ ने रूडी के गले का हार देखा और विलेज का एक डीमन चौंक गया कि रूडी रॉक्सी का स्टूडेंट है, क्योंकि वो डीमन रॉक्सी का पिता था। गांव में उन्हें आने दिया गया और रूडी हैरान था कि कई फीमेल डीमंस बिल्कुल रॉक्सी जैसी दिखती थीं। रॉक्सी के पिता ने बताया कि रॉक्सी ने गांव 20 साल पहले छोड़ा था और डीमंस इंसानों से ज्यादा जीते हैं। रूडी ने बताया कि रॉक्सी अब एक ट्यूटर है और ठीक है, ये सुनकर उसके माता पिता खुश हुए। रूडी ने अजीब सा सूप चखा। रॉक्सी के पिता को माना डिजास्टर की बात पता चली और वो भी हैरान हुए। थोड़ी देर में एरिस रूडी की गोद में सो गई और रूडी के दिमाग में कुछ गलत गलत ख्याल आ गए। रूइजर्ड ने बताया कि वो बच्चों की मदद करता है, लेकिन वो शहरों में नहीं जा सकता क्योंकि स्पेल्ड डीमंस की खराब रेप्यूटेशन है। रॉक्सी के माता पिता ने बताया कि रूइजर्ड की जनजाति पर बुरा आरोप लगाया गया था। पुरानी कहानी में एक हीरो लप्लेस ने उन स्पेल्ड डीमंस को धोखा दिया और उनकी स्पीयर्स पर ऐसा कर्स लगाया जिससे डीमंस अपने परिवार वालों को मारने लगे। इस कारण दुनिया को लगा कि स्पेल्ड डीमंस बुरे हैं। रूइजर्ड उस झूठे नाम को साफ करना चाहता था। रूडी ने उसका सपना पूरा करने में मदद करने का फैसला किया। अगले दिन रूडी ने रॉक्सी के माता पिता को बताया कि वो रॉक्सी से शादी करना चाहता है। रॉक्सी के पिता ने उसे गिफ्ट में एक तलवार दी। फिर उनकी यात्रा जारी रही। एरिस ने नई तलवार से कई डीमन वुल्व्स मार दिए। रूडी को एक भी मारने नहीं मिला। वे एक डीमन टाउन पहुंचे जिसका नाम रिकारिसू था। यहाँ कई तरह के डीमंस थे। स्पेल्ड डीमन को शहर में लाने का तरीका रूडी ने दिमाग लगाकर निकाल लिया। एरिस को शहर बहुत सुंदर लगा। रूडी ने सोचा कि एडवेंचरर बनकर पैसे कमाए जाएं। उन्होंने स्पेल्ड डीमन का सपना पूरा करने के लिए उसका नाम डेड एंड रखा, बट लोग हंस पड़े क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो असली डेड एंड है। गिल्ड में उन्होंने एस रैंक क्वेस्ट उठाया, लेकिन अन्य एडवेंचरर्स उसे मजाक समझ रहे थे। एरिस कुछ मारना चाहती थी, लेकिन रूडी ने कहा पहले थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। रात में एरिस को 3 डीमन लड़कों ने परेशान किया। वो गुस्से में उन्हें मारने लगी। रूडी ने उसे रोका और लड़कों को हील किया। रात में मैन गॉड फिर सपने में आया और रूडी को अगली सलाह दी, एक लॉस्ट किटन वाली क्वेस्ट लेने की। अगले दिन रूइजर्ड ने अपनी तीसरी आंख से उस किटन का पता लगाया, लेकिन पता चला वो किटन नहीं बल्कि एक बड़ा पूमा था। गुफा में उन्हें बैंडिट्स मिले। उन्होंने बैंडिट्स को पकड़ लिया। रूइजर्ड उन्हें मारना चाहता था, लेकिन रूडी ने रोका क्योंकि इससे उसकी इमेज और खराब होती। रूडी ने बैंडिट्स को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्लान बनाया ताकि रैंक जल्दी बढ़े। रूइजर्ड को यह पसंद नहीं था, लेकिन एरिस ने रूइजर्ड को डांटकर शांत किया। एक क्वेस्ट के दौरान 3 डीमन लड़के खतरे में पड़ गए। रूडी चाहता था कि उन्हें आखिरी मौके पर बचाए ताकि हीरोइक लगे, लेकिन इसमें गलती हो गई और एक लड़का बहुत घायल हुआ। रूइजर्ड गुस्सा हुआ कि रूडी ने उसे रोका। बाद में रूडी को गिल्ट हुआ। जंगल में एक ब्लड हुड कोबरा से लड़ाई हुई, जिसे रूडी, एरिस और रूइजर्ड ने मिलकर हराया। टाउन लौटने पर हॉर्स डीमन ने रूडी को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि वो उसकी क्वेस्ट ट्रेडिंग वाली चाल गिल्ड को बता देगा। रूडी को पैसे मांगकर धमकाया गया। फिर रूइजर्ड ने खुद अपनी पहचान जाहिर कर दी, जिससे सब डरकर भागे और हॉर्स डीमन बेहोश हो गया। गार्ड्स ने रूइजर्ड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। रूडी और एरिस ने उसे बाहर ढूंढा और माफी मांगी। रूइजर्ड ने कहा कि वो समझता है रूडी सब उसकी रेपुटेशन सुधारने के लिए कर रहा था। अगले दिन रूइजर्ड ने खुद अपने बाल काट लिए पैसे बचाने के लिए। रूडी को एक कोनोहा हेडबैंड मिला और उसने मजाक में रूइजर्ड को शिनोबी कहा। यात्रा आगे बढ़ी। रूडी ने एरिस को बदलते समय झांकने की कोशिश की और उसे सजा मिली। एरिस पहली बार समुद्र देखकर बहुत खुश हुई और बिना कपड़ों के नहाने जाने लगी, लेकिन रूइजर्ड ने रोक लिया। पोर्ट सिटी में तीनों पहुंचे। रॉक्सी भी वहीं थी, लेकिन टकराव नहीं हुआ। शिप का किराया बहुत महंगा था और उनके पास पैसे नहीं थे। रूडी ने सोचा कि रूइजर्ड को बेच दें, मतलब उसका हथियार बेच दें, लेकिन उसे बुरा लगा कि रूइजर्ड खुद को बोझ समझ रहा था। रात में रूडी फिर मैन गॉड से मिला, जिसने माफी मांगी कि पिछली बार परेशानी कर दी, लेकिन उसे मजा आया था। रूडी की रॉजर से चल रही टेंशन आखिरकार ठीक हो गई। फिर मैन गॉड ने उसे कहा कि अगले दिन एक स्ट्रीट फूड वेंडर से खाना खरीदना। उसने ये नहीं बताया कि क्यों, बस अलविदा कह दिया। अगली सुबह एरिस रूइजर्ड के साथ तलवार की ट्रेनिंग कर रही थी।
वो सोच रही थी कि रूडी अचानक अलग क्यों जाना चाहता है। रूएजेड भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए एरिस ने उसे हरा दिया और बहुत खुश हुई कि वो और मजबूत हो रही है। उधर रूडी गहरी सोच में था कि मैन गॉड ने उसे स्ट्रीट वेंडर के पास क्यों भेजा है। तभी उसने नीले बालों वाली एक औरत देखी और सोचा कि रॉक्सी इस समय क्या कर रही होगी। उसने खाना खरीदा ही था कि रॉक्सी उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन रूडी को इसका पता नहीं चला। अचानक रूडी को एक अजीब लड़की मिली जो भूखी थी और बेहोश हो गई थी। रूडी ने उसे खाना दिया। लड़की उसे धन्यवाद कहते हुए थोड़ा शक से उसकी तरफ देख रही थी। उसने उसका नाम पूछा। रूडी ने अपना नाम बताया। लड़की ने कहा कि वो खुद को डीमन वर्ल्ड की ग्रेट एम्परर कहती है। रूडी उसे बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी बातों का साथ देता रहा। लड़की जिसका नाम किशिरिका था, उसकी इस रिएक्शन से बहुत खुश हुई। फिर उसकी एक आंख ने देख लिया कि रूडी थोड़ा बिगड़ा हुआ किस्म का लड़का है, तो उसने उसे चिढ़ाया भी। उसके बाद उसने रूडी से कहा कि वो उसकी एक इच्छा पूरी कर सकती है। रूडी ने मजाक में अमीर बनने की इच्छा की, लेकिन किशिरिका खुद कंगाल थी। रूडी ने हंसी मजाक किया और किशिरिका कपड़े उतारने ही वाली थी पर रुक गई क्योंकि उसका फियांसे था। फिर उसने रूडी को डीमन आई देने का ऑफर किया। रूडी को लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन किशरिका ने सच में उसकी एक आंख निकालकर डीमन आई लगा दिया। ऑपरेशन के बाद रूडी को समझ आया कि ये सच में असली डीमन आई है, आई ऑफ फोरसाइट, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करते ही सिर दर्द होने लगा। वापस जाते समय रूडी एक आदमी से टकरा गया। वो आदमी गुस्सा हो गया, लेकिन रूडी ने डीमन आई से भविष्य देखकर एक विंड स्पेल चला दिया और उस आदमी को बचा लिया। आदमी को समझ आया कि रूडी ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसने उससे जाने दिया। शाम को रूएजेड ने किशरिका का नाम सुना तो कहा कि वो बहुत ताकतवर डीमन है। रूडी को झटका लगा क्योंकि वो उसे सिर्फ एक पागल बच्ची समझ रहा था। रूडी ने सोचा कि जब तक वो डीमन आई कंट्रोल ना कर ले तब तक वो अपने कमरे से ही रहेगा। एरिस भी उत्साहित हो गई और बोली कि उसे भी डीमन आई चाहिए। एक हफ्ते बाद रूडी डीमन आई का इस्तेमाल सीख गया और उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी भी जाग गई। उसने एरिस के साथ ट्रेनिंग की और उसकी हर मूव पहले ही देख लेता था, इसीलिए उसे आसानी से हरा दिया। एरिस पूरी कोशिश करने के बाद भी रूडी को नहीं हरा पाई और गुस्सा हो गई। रूएजेड ने रूडी की तारीफ की कि अब वो डीमन आई के साथ काफी शक्तिशाली होता जा रहा है। रूडी ने रूएजेड को फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन डीमन आई होने के बाद भी वो उसे हरा नहीं पाया। रात में रूडी को लगा कि वो एरिस को सिर्फ डीमन आई की वजह से हराया है और इससे एरिस उदास हो गई थी, जबकि वो रोज मेहनत करती थी। रूडी चुपके से बाहर निकला, लेकिन रूएजेड ने पकड़ लिया। रूडी ने कहा कि वो अपनी स्टाफ बेचने जा रहा है ताकि बोट ट्रिप के पैसे दे सके। रूएजेड नाराज हो गया क्योंकि वो स्टाफ उसके लिए बहुत कीमती था। उसने रूडी से कहा कि वो उसकी वजह से अपना सामान ना बेचे और समस्या दोनों मिलकर हल करेंगे। रूएजेड ने कहा कि वो उसकी हर फैसले में साथ देगा। अचानक गैलस आया, वही आदमी जिसकी आंखों के सामने रूडी ने विंड स्पेल से उसकी जान बचाई थी। गैलस ने धन्यवाद में मदद की पेशकश की। इसके बाद रॉक्सी की टीम दिखाई जाती है। वो लोग वयस्कों वाली एक इसेकाई कॉफी शॉप में थे। अलीना मजे करने के लिए लड़कों को घूर रही थी। रॉक्सी को लगा कि क्या लोग उसे भी अट्रैक्टिव समझेंगे। तभी कुछ आदमी आए और उसे अपनी सी रैंक पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कहा। रॉक्सी ने साफ बोल दिया कि वो ए रैंक मेज है। फिर उन्हें पता चला कि वो मशहूर ए रैंक मेज रॉक्सी है। रॉक्सी ने पॉल के पुराने दोस्तों से पूछा कि पॉल पहले कैसा था। उन्होंने कहा कि पॉल तो पूरी तरह कमीना था। रॉक्सी हैरान रह गई कि पॉल ऐसा क्या करता था कि लोग उसे ऐसा कहते हैं। कुछ दिनों तक उन्होंने डेड एंड पार्टी के बारे में जानकारी जुटाई और रॉक्सी को चिंता होने लगी कि डेड एंड का नाम सामने आ रहा है। अलीना ने कहा डेड एंड एक हैंडसम आदमी है, लेकिन तलहांड ने कहा कि डेड एंड 3 लोगों की पार्टी है। पॉल के परिवार की कोई खबर नहीं मिली थी। अगले दिन रॉक्सी बच्चों को खेलते देख रही थी और सोच रही थी कि रूडी कितना बड़ा हो गया होगा। फिर उसने 2 लोगों को लड़ते देखा, लेकिन रूएजेड ने उसे देख लिया। रॉक्सी डरकर भाग गई और होटल पहुंचकर पता चला कि वो अलीना की मस्ती में दखल दे बैठी है। गुस्से में रॉक्सी ने सबको आइस मैजिक से उड़ा दिया और होटल के नुकसान का पैसा देना पड़ा, जिससे वो पूरी तरह कंगाल हो गई। उधर गैलस ने रूएजेड को बोट दिलवा दी और रूडी और एरिस अगले शहर के लिए निकल पड़े। लेकिन एरिस ने बहुत परेशानियां की। रूडी को डर था कि कहीं टाइटैनिक की तरह बोट डूब ना जाए। रूडी एक रोमांटिक पल की उम्मीद कर रहा था और सोच रहा था कि किसी सुनसान आइलैंड पर वो असली मर्द बन जाएगा, बट एरिस तो सी सिक होकर मरने जैसी हालत में थी। रूडी बाथरूम गया और एरिस ने बाद में नोटिस किया कि उसकी बॉडी की खुशबू थोड़ी अजीब थी। अगले शहर पहुंचकर एरिस थक गई थी और चाहती थी कि रूडी उसके साथ रहे, लेकिन रूडी रूएजेड को ढूंढने गया। रूडी एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा जहां स्मगलर्स थे। उसने अंडरग्राउंड में एक बड़ा जादुई डॉग और कई पकड़े गए बच्चे देखे। रूएजेड ने कहा कि रूडी को खुद हाथ गंदे नहीं करने, वो सब स्मगलर्स को खुद संभाल लेगा। रूडी ने 5 बच्चियों को बचाया, लेकिन एक आवाज से वो थोड़ा डर गया और डिस्ट्रैक्शन में गलती हो गई। रूएजेड ने कहा कि वो सब नहीं बचा पाया और बहुत दुखी था।
वापस जाते समय एक बीस्ट गर्ल ने चिल्लाया कि उन्होंने मैजिकल डॉग को क्यों नहीं बचाया। रूडी वापस गया, बैरियर तोड़ा और डॉग उसे बहुत पसंद करने लगा। तभी बीस्ट पीपल ने उस पर हमला किया और उसे कैदी बना लिया। अगले कुछ दिन रूडी को एक हट में कैद रखा गया। खाना अच्छा था लेकिन वो बंदी था। गार्डियंस उसे जानवर की तरह ट्रीट करते थे। एक दिन गीज नाम का आदमी भी पकड़ा गया और वो रूडी के साथ रखा गया। उनकी थोड़ी बहुत जेल वाली दोस्ती हो गई। रूडी ने उससे पूछा कि वो कैसे पकड़ा गया। वो गैम्बलिंग में चीट करते पकड़ा गया था। कुछ दिनों बाद जंगल में आग लगी। रूडी ने लकड़ी से बना नकली की बनाई और दोनों भाग निकले। बाहर बैंडिट्स ने बीस्ट पीपल पर हमला किया हुआ था। रूडी उन्हें बचाने का फैसला किया और गीज भी साथ हो गया। दोनों ने खूब लड़ाई की। रूडी ने एक बड़ा वाटर स्पेल फेंककर आग बुझा दी। बीस्ट पीपल भी आ गए और बच्चों को बचाने में लगे। गैलस ने एक बच्ची को पकड़कर धमकी दी और रूडी को अपनी साइड आने को कहा। रूडी ने मना कर दिया। गैलस ने उसे घायल कर दिया। सेक्रेड बीस्ट और मैजिकल डॉग ने रूडी को बचाया। रूडी ने फ्यूचर सेंस, ऑब्जर्वेशन हाकी और अपने मैजिक को मिलाकर गैलस को चकमा दिया और सबसे बड़ा एक्सप्लोजन स्पेल चलाकर उसे हरा दिया। माना खत्म होने से रूडी बेहोश हो गया। अगली सुबह रूडी उठा तो एरिस खुश थी कि वो जिंदा है। बीस्ट पीपल ने माफी मांगी। एरिस ने उन्हें पूरी कहानी बताई। रूइजेट भी बैंडिट्स से लड़कर आया था। एरिस ने नए दोस्त बनाए थे और घर जाने को लेकर उत्साहित थी। उधर सोरोस को सजा मिली क्योंकि उसने माना डिजास्टर पर सही प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इससे एरिस और रूडी की खुशियां कम हो गईं। कुछ दिनों बाद रूडी छुपकर एरिस और उसकी दोस्तों को नहाते हुए देखने की कोशिश करता था, लेकिन गाइज ने उसे पकड़ लिया और डांटा। अगले कुछ महीने बाद रॉडी और उसकी पार्टी घायल हो गए। उन्होंने यात्रा जारी रखी। एरिस ने ड्रैगन्स के खिलाफ ट्रेनिंग की और बहुत मजबूत हो गई। रॉडी उसकी प्रगति देखकर प्रभावित हुआ। फिर रॉडी ने एक रहस्यमयी व्यक्ति ओनोस्टेड देखा जो 7 ग्रेट पावर्स में से एक था। ओनोस्टेड ने रॉडी पर हमला किया। रॉडी ने अपनी पूरी ताकत से फायर और अर्थ स्पेल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन ओनोस्टेड ने उसे अवशोषित कर लिया। रॉडी ने आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया और ओनोस्टेड उसके कौशल से प्रभावित हुआ। ओनोस्टेड ने रॉडी की जान लेने की कोशिश की। एरिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह घायल हो गई। रॉडी फिर मैन गॉड से मिला और उसे बताया कि ओनोस्टेड शैतानी ड्रैगन गॉड है। मैन गॉड ने बताया कि ओनोस्टेड एक श्रापित बच्चा है और दुनिया में हर जीव उससे डरता या नफरत करता है। रॉडी ने जाना कि ओनोस्टेड 7 ग्रेट पावर्स में सबसे मजबूत है। वह मृत्यु स्वीकार करने को तैयार हुआ, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। एरिस खुश हुई और उसने उसे गले लगाया। अगले दिन रॉडी ने अपने परिवार और दोस्तों का सपना देखा, फिर जागा और समझा कि यह केवल सपना था। रॉडी ने अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसका गांव तबाह हो चुका है। उसने अपने अनुभव याद किए और अपने दोस्तों और एरिस के साथ बिताए समय को याद कर खुश आने रॉडी ने जाना कि वह अब बेकार नहीं है। उसने बहुत लोगों की मदद की और अपनी जिंदगी को संवार लिया। उसने एरिस को भी प्रेरित किया कि वह भविष्य में महान योद्धा बनेगी। अंत में रॉडी और एरिस अलग हो गए, लेकिन यादों और अनुभवों के साथ अपने अपने रास्ते चले। फिर रॉडी एरिस के साथ उसके घर गया और रास्ते में उन्होंने कई लोगों को देखा जिन्होंने परिवार और घर खो दिया था। एरिस ने देखा कि गैलन सुरक्षित है और खुश हुई। उसे पता चला कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसके दादा को फांसी दी गई। परिवार के एक बड़े सदस्य ने एरिस को अपनी कंसिबाइन बनने का ऑफर दिया। एरिस ने इसे सुनकर नाराजगी जताई और बहस रोक दी। उसने कहा कि उसे थोड़ी अकेले रहने की जरूरत है। इसके बाद रूडी को भी बाहर भेज दिया गया और उसने हीरियस को बाहर रोते हुए सुना। उसने गायब हुए शहरवासियों की सूची देखी और अचानक देखा कि सिल्फी भी गायब है। उसने मृत्यु सूची चेक की और खुशी हुई कि सोफी शायद जीवित है। रात में रूडी पूरे दिन की थकान से थका हुआ था और हीरियस उससे मिलने आया। वह रूडी के कमरे में आया और पूछा कि क्या वह अब बेहतर महसूस कर रही है। फिर उसने पूछा कि अब वह क्या करेगी और उसने जवाब दिया कि उसे उस प्रस्ताव की परवाह नहीं है। अचानक उसने कहा कि वह हाल ही में 15 साल की हो गई और उसने पूछा कि क्या वह उसकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। उसने इच्छा व्यक्त की कि रूडी उसका परिवार बन जाए और उसके साथ सोए। रूडी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है और वह सुनिश्चित नहीं था कि वह उसकी पेशकश स्वीकार करे। इसके बाद एयर ने उसे बहलाने की कोशिश शुरू की और उसने कहा कि वह सुंदर है। रूडी ने उसकी बहलाने की कोशिश का सामना किया, लेकिन वह हार नहीं मानी। परिणाम स्वरूप उसने उसे मना लिया और रूडी ने उसका पहला अनुभव हासिल किया। इस दौरान रूडी ने एरिस के साथ बिताए सभी अच्छे और बुरे पल याद किए और खुश हुआ कि वह आखिरकार एक वास्तविक आदमी बन गया। अगली सुबह वह मुस्कुराते हुए उठा और बहुत गर्व महसूस किया। वह अपनी प्रिय लड़की को जगाने के लिए तैयार था, लेकिन वह गायब थी। उसने उसके द्वारा छोड़ा गया एक पत्र पाया जिसमें उसने उससे अलविदा कहा था। इसके बाद ऑल्फोंस ने कहा कि वह जेलिन के साथ तलवार मास्टर बनने की यात्रा पर निकल गई है।
रूडी इस खबर से चौंक गया और उसके छोड़ने से दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद एरिस उठी और जेलेन ने कहा कि वह सो सकती है। एरिस ने अगली यात्रा शुरू की ताकि वह एक महान तलवार मास्टर बन सके। इसी बीच रूडी भी उठा और वह अभी भी सदमे में था। उसने अपनी पुरानी स्कूल लाइफ याद की जब वह बुलियों का सामना करने की कोशिश करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसे जिम में ले जाकर बास्केटबॉल से मारा गया। उस दिन से वह हमेशा प्रताड़ित होता रहा और उसने कभी स्कूल वापस नहीं जाने का निर्णय लिया। उसके माता पिता उसे खुश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा किया। वर्तमान में अल्फोंस उसके पास आया और उसे खुश करने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या वह मदद करना चाहता है, क्योंकि नदी से दूरी के कारण उन्हें कठिनाई हुई थी। लेकिन रूडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस बिस्तर में उदास लेटा रहा। अल्फोंस ने कहा कि उसने सुना है कि एरिस एक दुर्घटना में मर गई। रूडी समझ गया कि अल्फोंस उसे बिस्तर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे दूर भेज दिया और कहा कि क्या उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। उसने जवाब दिया कि वह अकेला नहीं है जो दुखी है। कई लोग भोजन की कमी के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद अल्फोंस उसे अकेला छोड़ गया और आशा की कि रूडी फिर से जीने की इच्छा पाए। इस बीच एरिस ने कई राक्षसों को मार गिराया और गैलेन ने उससे पूछा कि क्या वह अपने निर्णय पर सुनिश्चित है। बाद में कुछ व्यापारी रूडी का धन्यवाद करने आए कि उसने उन्हें बचाया। रूडी ने जवाब दिया कि वह डेड एंड पार्टी का एडवेंचरर है। एरिस ने कहा कि रूडी बुद्धिमान और अद्भुत व्यक्ति है और उसके पास होने के कारण उसे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ी। व्यापारी यह जानकर हैरान थे कि रूडी एक जादुई दानव है और वे समझ गए कि वह दयालु है। फिर हमने देखा कि रिचर्ड आश्चर्यचकित था कि कोई भी उससे डरता नहीं है और वह रूडी के साथ बिताए महान समय के लिए आभारी था। एरिस ने रूडी से प्यार किया और उसे छोड़ दिया ताकि वह मजबूत बन सके और उसे किसी दिन सुरक्षित रख सके। बाद में जेनोबा अपने मास्टर को याद कर रहा था और आशा कर रहा था कि वह फिर से उसे देख सके। फिर हमने देखा कि गीज ने भी रूडी को याद किया क्योंकि वह चाहता था कि रूडी अपनी जादू से पानी बना सके। फिर टोना और उसके पिता तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे और वे भी रूडी से मिलने के लिए आभारी थे। इसके बाद हमने देखा कि दानव महाद्वीप से कुछ एडवेंचरर्स आए और उन्होंने दावा किया कि वे डेड एंड के सभी सदस्यों को जानते हैं। फिर हमने देखा कि रॉक्सी किशोरिका के साथ शराब पी रही थी। रॉक्सी नशे में थी और बेहोश हो गई। जब वह जागी तो उसने देखा कि किशोरिका के पास शराब का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। रॉक्सी ने उसका बिल चुकाया और उसे समझाने की कोशिश की कि बिना पैसे के शराब का आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन किशोरिका ने कुछ नहीं सीखा और फिर से कुछ मांगने लगी। रॉक्सी ने अपनी क्षमता का उपयोग कर रूडी का पता लगाया और अगले रात उसने पाया कि रूडी बुरी स्थिति में है। फिर रॉक्सी ने अलीना से कहा कि जेनोब जीवित है और आश्चर्य किया कि उसने अभी तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया। रॉक्सी ने कहा कि उसने सुना कि रूडी उदास है, लेकिन उसे विश्वास था कि वह खुद फिर से उठ सकेगा। रूडी अकेला महसूस कर रहा था और उसने अपनी आंखें बंद की ताकि सभी परेशानियों को भूल सके। अचानक उसने अपनी माँ के नजरिए से अपनी यादें देखीं। रूडी अपने पिता के साथ प्रशिक्षण कर रहा था और घर लौटने पर वह पूरी तरह गंदा था। इसके बाद उसकी माँ थक गई और रूडी ने उसे आराम करने के लिए कहा। उसकी माँ बहुत खुश थी कि रूडी एक अच्छा लड़का बन गया और उसने कहा कि वह उससे प्यार करती है। रूडी जागा और समझ गया कि उसे अपनी माँ को खोजने की जरूरत है, जो हमेशा उससे प्यार करती रही। इसके बाद वह बाहर गया और अपनी प्यारी माँ को खोजने के लिए तैयार हो गया। फिर हमने देखा कि सिल्फी आकाश में जागी और वह नहीं जानती थी कि वह क्यों गिर गई। इसी बीच एक राजकुमारी अपनी चाय का आनंद ले रही थी और उसने एक स्वादिष्ट चीज केक चुना। उसके नौकर ल्यूक ने उसकी तारीफ की और वह खुश हुई। सिल्फी अभी भी आकाश में थी और नहीं जानती थी कि अब क्या करे। फिर डेरेक ने ल्यूक को डांटा और कहा कि वह राजकुमारी एरियल को बहकाने की कोशिश बंद करे। राजकुमारी एरियल गुस्सा नहीं हुई क्योंकि वह दूसरी राजकुमारी थी और सिंहासन का वारिस नहीं थी। फिर सिल्फी ने जादू का उपयोग करके अपनी गिरावट को रोकने की कोशिश की। उसके बाद राजकुमारी एरियल पर एक विशाल जंगली सुअर ने हमला किया। जंगली सुअर ने ल्यूक पर हमला किया और डेरेक ने राजकुमारी की रक्षा करने की कोशिश की। सिल्फी के बालों का रंग बदल गया और उसने जादू का उपयोग करके सुअर के सिर पर लैंड किया और उसे हराया। फिर वह बेहोश हो गई। राजकुमारी एरियल ने देखा कि डेरेक जीवित नहीं है और उन्होंने सिल्फी को खोजा। वह सो रही थी और उन्होंने मदद करने का निर्णय लिया। बाद में वह राजकुमारी एरियल के कमरे में उठी और अपनी नई हेयर कलर देखकर आश्चर्यचकित हुई। राजकुमारी एरियल ने बताया कि वह आसुरा के शाही महल में है और पूछा कि वह कहां से आई। सिल्फी ने कहा कि उसे बस याद आया कि वह आकाश से गिर गई थी। एरियल ने बुरी खबर बताई और कहा कि वह सिल्फी की मदद करना चाहती है ताकि वह अपने परिवार को ढूंढ सके, लेकिन उसे नए रूप और नाम लेने की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद सिल्फी को नया नाम फिट्ज मिला और वह राजकुमारी एरियल की व्यक्तिगत गार्ड बन गई। इसके बाद ल्यूक ने कहा कि नाश्ते के बाद उसे ग्रेट हॉल में बुलाया जाएगा ताकि वह लॉर्ड पाइलमैन से बात कर सके। राजकुमारी एरियल ने ग्रेट हॉल में सभी मेहमानों का स्वागत किया
और सभी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। फिर लॉर्ड पाइलमैन ने उसका अभिवादन किया और कहा कि वह दोपहर की अपॉइंटमेंट भूल न जाए। अचानक उसका बड़ा भाई गेबल आया। वह जानना चाहता था कि उसने लॉर्ड पाइलमैन के साथ क्या बातचीत की। उसे अपनी बहन पसंद नहीं थी क्योंकि उनका केवल पिता समान था, लेकिन उनकी माँ सिर्फ एक रानी नहीं थी। गेबल ने लॉर्ड पाइलमैन को अजीब स्थिति में डाल दिया और वह चला गया। इसके अलावा उसने अपनी बहन का व्यवहार अजीब पाया और सोचा कि किसी ने कभी उसकी नौकर फिट्ज के बारे में नहीं सुना। फिर ल्यूक ने कहा कि वह सोफी को एक पल के लिए अकेला छोड़ देगा और उसे राजकुमारी एरियल की देखभाल जारी रखनी चाहिए। इस बीच सभी लोगों ने नीचे देखा और सोचा कि फिट्ज जैसे किसी अनजान को राजकुमारी की व्यक्तिगत गार्ड क्यों नियुक्त किया गया। अचानक सिल्फी लंबे समय तक खड़े होने से थक गई और एक शाही व्यक्ति उसके हाथ देखकर हैरान हुआ। वह घबरा गई और सोचा कि उसका रहस्य उजागर हो सकता है। राजकुमारी ने तब गाने की शुरुआत की ताकि शाही लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। गाने के बाद सभी ने तालियां बजाई और टोस्ट किया। गेबल ने सोचा कि उसकी बहन ने क्या योजना बनाई है। बाद में सिल्फी ने परेशानी के लिए माफी मांगी, लेकिन एरियल नाराज नहीं हुई और उसे प्रोत्साहित किया। रात में सिल्फी को बुरा सपना आया और उसने अंधकार में गिरने का सपना देखा। ल्यूक ने देखा कि सोफी को सोने में परेशानी हो रही थी। अगली सुबह एरियल को सूचित किया गया कि उसका भाई सभी प्रमुख समूहों के पास गुप्त प्रयास कर रहा था। उसने कहा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और उसका एकमात्र फायदा यह है कि वह अधिक लोकप्रिय है। बाद में एरियल ने सिल्फी की सराहना की कि उसने शाही लोगों के व्यवहार के अनुसार खुद को ढाल लिया। इसके बाद सिल्फी ने पूछा कि क्या उसने अपने परिवार और दोस्तों के बारे में कुछ नया पता लगाया। एरियल ने कहा कि यह थोड़ा कठिन है क्योंकि वे दुनिया में बिखरे हुए हैं। अचानक राजकुमारी एरियल ने कहा कि वह रात में उसके पास सो सकती है क्योंकि ल्यूक ने कहा कि उसे अक्सर बदया के बुरे सपने आते हैं। दोपहर में थिएटर में गेबल ने पता लगाया कि उसकी छोटी बहन एक तख्ता पलट की योजना बना रही है। गेबल ने समझा कि उसे अपनी योजना को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। उसने दैरियस से पूछा कि वह उसे क्या सुझाव दे रहा है। दैरियस ने सुझाव दिया कि एक ही हमला करके उनकी योजना को विफल कर दें। बाद में सिल्फी राजकुमारी एरियल के कमरे में गई और वह भ्रमित थी। राजकुमारी एरियल ने कहा कि वह उत्तेजित है। इसके बाद उसने सिल्फी के साथ मजाक किया और सिल्फी ने सोचा कि राजकुमारी उसे बहला रही है। एरियल ने समझाया कि यह केवल एक मजाक था और उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा कि वह सिल्फी के जीवन को बचाने के लिए आभारी है। परिणाम स्वरूप दोनों ने एक दूसरे को बेहतर समझा और अच्छे दोस्त बन गए। रात में उसने सोने की कोशिश की, लेकिन एक अज्ञात व्यक्ति को देखा। हत्यारे ने एरियल की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन सिल्फी ने उसे हवा के जादू से रोका। इसके बाद हत्यारे ने दूसरी बार हमला किया और सोफी ने बचाव किया। उसने शक्तिशाली हवा के जादू का उपयोग किया और दुश्मन को हराने की कोशिश की। हत्यारा एक कुर्सी के पीछे छिप गया और उसने चाकू फेंका, लेकिन सोफी ने राजकुमारी एरियल को बचाया। आखिरी क्षण में सिल्फी ने एक मजबूत जादू का उपयोग किया और हत्यारे को हराया और कमरे से बाहर फेंक दिया। सिल्फी ने राजकुमारी की रक्षा की, लेकिन उसे जहर मिला। राजकुमारी ने ल्यूक को तुरंत डॉक्टर बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन एरियल ने घटना की रिपोर्ट दी और सोफी फिर से स्वस्थ थी। उन्होंने नहीं जाना कि अपराधी कौन था। लॉर्ड पाइलमैन ने सुझाव दिया कि पहले विदेश भाग जाएं जब तक कि अपराधी पकड़ा न जाए। इसके बाद उन्होंने सिल्फी को उसकी भूमिका से मुक्त किया और माफी मांगी कि वह उसका परिवार नहीं ढूंढ पाई। सिल्फी ने कहा कि वह राजकुमारी एरियल के साथ जाएगी क्योंकि वे दोस्त हैं। बाद में दोनों ने अपराधी को खोजने तक विदेश भागने का निर्णय लिया। कुछ महीने बीत चुके थे और हम एक उदास रूडी को एक गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं। अचानक एक महिला उससे पूछती है कि वह इतना उदास क्यों दिख रहा है। वह उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन रूडी उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है। यह देखकर वह लड़की गुस्सा हो जाती है क्योंकि रूडी बहुत रूखा व्यवहार कर रहा था। उस चंचल लड़की का व्यवहार उसे एरिस की याद दिलाता है और वह जवाब देता है कि वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वह इतना उदास क्यों है। सुजैन को पता चलता है कि उसे नॉर्थलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वह उसे नॉर्थलैंड किंगडम के बारे में समझाती है। बाद में वे एक नए शहर में पहुंचते हैं और हम सुजैन की एडवेंचरर पार्टी को गिल्ड हाउस की ओर जाते हुए देखते हैं। वहीं रूडी एक सराय में जाता है और कई हफ्तों के लिए एक एयरबीएनबी जैसा कमरा बुक करता है। इसके बाद वह सराय के मालिक को बहुत सारी रकम देता है और तीसरी मंजिल पर कमरा ले लेता है। रूडी बहुत थका हुआ था और उसे ऐस की याद आ रही थी जो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। अचानक उसे याद आता है कि वह दिल टूटने से उबरने के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ को ढूंढने के लिए यात्रा कर रहा है और वह एक योजना के बारे में सोचता है। इसके बाद रूडी गिल्ड हाउस जाता है और वहाँ बड़े एडवेंचरर उसे कम आंकते हैं।
वे सोचते हैं कि वह एक नया लड़का है और उसे नीची नजर से देखते हैं। इसके बाद रूडी एक महिला से अपनी पार्टी को डिसबैंड करने में मदद मांगता है। उसकी पार्टी आधिकारिक रूप से खत्म कर दी जाती है और बाकी एडवेंचरर सोचते हैं कि उसकी पार्टी के सभी सदस्य मारे गए होंगे। रूडी एक काम चुनता है और रिसेप्शनिस्ट को चिंता होती है क्योंकि उसने बिना पार्टी के एक बहुत मुश्किल क्वेस्ट चुन लिया था। अचानक रूडी को तेज दर्द होता है, लेकिन सुजैन वहां आ जाती है और उसकी हालत स्थिर हो जाती है। उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और वह पूछती है कि वह इतना खतरनाक काम क्यों लेना चाहता है। नतीजतन वह रूडी के साथ वही काम लेने का फैसला करती है ताकि उसकी मदद कर सके। इसके बाद वह उसे ड्रिंक के लिए बुलाती है और अपनी पार्टी से मिलवाती है। रूडी सोचता है कि शायद वह उस पर तरस खा रही है और सारा को सुजैन का यह फैसला पसंद नहीं आता कि वह एक बदतमीज लड़के की मदद कर रही है। फिर उसे पता चलता है कि रूडी एक मेज है जो खास तौर पर मेली फाइटर्स को सपोर्ट करने में माहिर है। इस बीच रूडी नोटिस करता है कि सारा का व्यवहार एरिस जैसा है और वह रूडी को घृणा से देखती है। अगली सुबह रूडी घबरा जाता है और खुद को शांत करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है। तभी सुजैन और उसकी पार्टी आ जाती है। रूडी अपना परिचय देता है और सुजैन उसे अपनी पार्टी में स्वागत करती है, लेकिन रूडी अजीब तरह से व्यवहार करता है। फिर वे मिशन के लिए निकलते हैं और उसे पता चलता है कि सुजैन पार्टी काउंटर एरो की लीडर है। रास्ते में पार्टी के सभी सदस्य रूडी से अपना परिचय देते हैं। अचानक सारा उसे धमकी देती है कि अगर उसने काम के दौरान कोई परेशानी खड़ी की तो वह उसे पीट देगी। सुजैन उसे रोकती है और कहती है कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि भविष्य में उसे और भी कई एडवेंचरर के साथ काम करना होगा। इस पर रूडी सोचता है कि वे सिर्फ सारा को सिखाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके दिमाग में फिर से एरिस की तस्वीर आ जाती है। शाम को टिमोथी रूडी को लस्टर ग्रिजलीज की कमजोरी बताता है, लेकिन रूडी को यह पहले से ही पता था। फिर वे लड़ाई की रणनीति पर चर्चा करते हैं और सारा अब भी नाराज रहती है। उसे लगता है कि रूडी एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और उसका रवैया उसे पसंद नहीं आता। इसकी वजह यह थी कि रूडी लड़ाई में मिड रेंज से उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन सारा ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। बाद में टिमोथी सारा के रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगता है और रूडी का मन हल्का करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा और सुजैन लस्टर ग्रिजलीज को ढूंढ लेते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। टिमोथी आग का जादू चलाता है और हमला शुरू करता है। इसके बाद वे हमला करते हैं और रूडी एक जादू करता है जिससे ग्रिजलीज जमीन पर फिसल जाते हैं। टिमोथी दूसरा हमला करता है और आसानी से कई लस्टर ग्रिजलीज को हरा देता है। अचानक रूडी अपने बेयर ग्रिल्स जैसे सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उसे एक खतरनाक आवाज महसूस होती है। वे देखते हैं कि काले ग्रिजलीज का एक बड़ा झुंड उनकी ओर दौड़ रहा है। टिमोथी पीछे हटने को कहता है, लेकिन रूडी अपनी डेमन आई शेरिंगन से देख लेता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि रूडी अब लड़ना नहीं चाहता था और वह ग्रिजलीज के हाथों मरने को तैयार हो जाता है, लेकिन सुजैन उसे अपनी जान यूं फेंकने नहीं देती और उसे बचा लेती है। इसके बाद वे चारों तरफ से घिर जाते हैं और सभी एडवेंचरर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे एक दूसरे का साथ देते हैं और हार नहीं मानते। अचानक सुजैन बुरी तरह घायल हो जाती है और टिमोथी उसे ठीक करने के लिए हील स्पेल डालता है। रूडी उन्हें लड़ते हुए देखता है और नोटिस करता है कि कोई भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर रूडी को एहसास होता है कि वह उनके लिए बोझ बन रहा है और समझ जाता है कि वे सब मिलकर जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुजैन और उसकी पार्टी पूरी तरह थक चुकी थी और रूडी को भी लड़ाई में मदद करने की प्रेरणा मिलती है। वह उनसे कहता है कि चिंता न करें और लड़ाई उसे सौंप दें। इसके बाद रूडी एक बहुत शक्तिशाली आग का जादू करना शुरू करता है और एक विशाल फायरबॉल बना लेता है। फिर वह उस फायरबॉल को सभी ग्रिजलीज पर एक साथ छोड़ देता है और सभी को हरा देता है। अगली सुबह वे ग्रिजलीज के हिस्से अलग करते हैं और खुश होते हैं कि रूडी ने उनकी जान बचाई। नतीजतन रूडी को फिर से अपने जीवन का मतलब मिल जाता है। इसके बाद रूडी सुजैन को धन्यवाद देता है कि उसने उसे अपने साथ लाने के लिए हामी भरी। सुजैन और उसके दोस्त खुश होते हैं कि वे रूडी को फिर से मुस्कुराते हुए देख पाए। वापस गिल्ड हाउस में दूसरे एडवेंचरर अब भी रूडी को नीची नजर से देखते हैं और उसे स्वीकार नहीं करते। माहौल बदलने के लिए टिमोथी कहता है कि वह सबके लिए ड्रिंक खरीदेगा ताकि रूडी के साथ उसके पहले काम का जश्न मनाया जा सके। इसके बाद सभी एडवेंचरर रूडी का स्वागत करते हैं और शहर में उसका अभिनंदन करते हैं। शाम को रूडी अपनी जेब से अपना खजाना निकालता है और उसे कुछ बहुत जरूरी बात याद आती है। उसे समझ में आता है कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ नहीं खोया है और उसे वह खूबसूरत दिन याद आता है जब रॉक्सी उसे पहली बार बाहर लेकर गई थी। इससे वह अपने प्यार के दर्द से उबर पाता है और फैसला करता है कि अब वह फिर से मेहनत करेगा। कुछ महीने और बीत जाते हैं और हम रूडी को सुबह दौड़ते हुए देखते हैं। वह अपनी मांसपेशियां बनाना शुरू करता है और सीड़ा की तरह मजबूत बनने का फैसला करता है।
रूडी वन पंच मैन चैलेंज करने की कोशिश करता है और उसकी योजना होती है कि वह एक एस रैंक हीरो बनकर अपनी माँ को बचाएगा। दोपहर में वह दिन के लिए तैयार होता है और गिल्ड हाउस जाता है। गिल्ड में पहुंचकर वह एक घमंडी एडवेंचरर को देखता है जो एक मुश्किल काम लेता है और रूडी को नीचा दिखाता है, लेकिन रूडी उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे नए शहर में अच्छे दोस्त मिल चुके थे। इसके बाद वह एक नया काम लेता है और उसका लक्ष्य नॉर्थलैंड में अपना नाम बनाना होता है। रूडी क्वैगमायर के नाम से मशहूर हो जाता है और उसकी पहचान पूरे शहर में फैल जाती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे उम्मीद होती है कि वह जल्द ही अपनी माँ को ढूंढ लेगा। इसके बाद वह अपना दिन शहर की बर्फ साफ करने और सड़कों की सफाई करने में बिताता है। फिर वह एक घायल लड़की को ठीक करता है और जिंदगी का उजला पहलू देखता है। सारा उसे अच्छे काम करते हुए देखती है और अपने काम पर चली जाती है। इसके बाद रूडी घर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात सारा से होती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ काम पे चलना चाहता है, लेकिन रूडी जानता था कि उसे काउंटर एरो के साथ ही टीम बनाकर काम करना है। एरो पार्टी उसके लक्ष्य के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी। सारा ने कहा कि अगर वह उनके साथ टीम बनाना नहीं चाहता तो उसे उनके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। तभी सुजैन वहाँ आती है और वह अगली जॉब पर उनके साथ आने के लिए मान जाता है। रूडी और उसके दोस्त गया रुइंस जाते हैं और वहां का विशाल किला देखकर वह हैरान रह जाता है। इसके बाद रूडी एक हादसे को रोक लेता है और समय रहते सारा को बचा लेता है। रूडी को थोड़ा हौसला मिलता है और सारा उस पर नाराज नहीं होती, भले ही गलती से उसे छू लिया गया हो। इसके बाद उन्हें एक स्नो ड्रैग की स्केल मिलती है और वे नीचे जाकर सारी स्नो ड्रैग स्केल इकट्ठा करने लगते हैं। रूडी जानता था कि वे स्नो ड्रैग के इलाके में हैं और उसे लगता है कि उसने उस मूर्ति को कहीं पहले देखा है। उसे एहसास होता है कि वह मूर्ति किशारा जैसी दिखती है। अचानक कई स्नो ड्रैग दिखाई देते हैं और रूडी अपने सभी दोस्तों को चेतावनी देता है। स्नो ड्रैग उनकी ओर दौड़ते हैं और रूडी रास्ता रोकने के लिए एक बहुत बड़ी अर्थ वॉल बना देता है। दुर्भाग्य से राक्षस उस दीवार को पार कर लेते हैं और वह उन्हें हराने के लिए एक आइस स्पेल डालता है, लेकिन उसका हमला असफल हो जाता है। उसे खुशी होती है कि उसके दोस्त बच निकलते हैं। सारा अपने तीर से रूडी को बचाती है और टिमोथी उन पर जोरदार फायर स्पेल डालता है। सुजैन भी वहां पहुंचती है और वह पैट्रिक नाम के स्नो ड्रैग से लड़ती है। रूडी खुश होता है कि उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। तभी एक और एडवेंचरर आता है और अपनी जबरदस्त तलवारबाजी से कई स्नो ड्रैग को मार गिराता है। उस ताकतवर एडवेंचरर की मदद से वे सब जिंदा बच जाते हैं। इसके बाद टिमोथी अपनी पार्टी का परिचय देता है, लेकिन उसे चेहरे पर घूंसा पड़ता है। वह घमंडी एडवेंचरर गुस्से में था और उसे लगा कि उन्होंने उसकी पार्टी का शिकार छीनने की कोशिश की है। वह नाराज थी क्योंकि वे अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। टिमोथी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता है। आखिरकार वह गलतफहमी सुलझा देता है। रूखे एडवेंचरर सोल ने घूंसा मारने के लिए माफी मांगी और उन्हें गिल्ड में एक स्नो ड्रैग क्लेम करने दिया। गिल्ड में सबने साथ में जश्न मनाया और रूडी सारा के बुलावे से खुश था। रूडी आभारी था कि उन्होंने रुइंस में उसका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद सुजैन सारा को थोड़ा छेड़ती है और उसे पता चल जाता है कि सारा को रूडी पर क्रश है। इसके बाद रूडी सोचता है कि क्या उसका पिता भी जवान उम्र में सोल जैसा एडवेंचरर था। अचानक सोल बहुत नशे में वहां आता है। वह उन्हें अपमानित करने के लिए माफी मांगता है और मानता है कि उससे गलतियां हुई हैं। नशे में वह अपनी सारी बातें जोर जोर से कहने लगता है और रूडी में आत्मविश्वास की कमी का मजाक उड़ाता है। रूडी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें उसे चुभ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि सोल पूरी तरह गलत नहीं है और वह खुद को बोझ समझने के लिए माफी मांगता है। तभी सोल और गुस्सा हो जाता है क्योंकि रूडी ने नाम कमाने के लिए इनाम ठुकरा दिया था। वह कहता है कि सबको जिंदा रहने के लिए जीना पड़ता है और उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह रूडी फिर से उसी रूखे आदमी से गिल्ड हाउस में मिलता है। वह पूछता है कि क्या रूडी फिर से बचे खुचे काम ढूंढ रहा है। रूडी जवाब देता है कि उसके अपने कारण हैं। इसके बाद उसके दोस्त गिल्ड हाउस में आते हैं और वे उदास दिखते हैं। रूडी को पता चलता है कि मीमी मर गई है और पिछले काम में सारा उनसे अलग हो गई थी। टिमोथी शर्मिंदा होता है और सुजैन कहती है कि अगर वे उसे ढूंढते रहते तो वे भी मर जाते। नतीजतन रूडी सारा को ढूंढने का फैसला करता है और बाहर जाने के लिए अपना सारा सामान पैक कर लेता है। रूडी एक जादू से बर्फीले तूफान को रोकता है और ट्रियर फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उस रूखे आदमी की बातें याद आती हैं और वह खुद से पूछता है कि क्या बिना कुछ पाए अच्छे काम करना उसे खुश करता है। सारा को बचाने के रास्ते में वह कई राक्षसों को हराता है। रूडी मीमी की लाश देखकर सदमे में आ जाता है और उसके बचे हुए शरीर को दोस्तों के पास ले जाना चाहता है। तभी उसे सारा की एक बालियां मिलती है और उसे लगता है कि वह भी मर गई है। रूडी लाशों को जला देता है
अचानक एक राक्षस उस पर हमला करता है, लेकिन रूडी बच जाता है और उसे जिंदा सारा मिल जाती है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है और एक पेड़ रूडी पर जोरदार जादू करता है। रूडी सारा के साथ समुद्र में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। रूडी एक गुफा ढूंढता है और अपने हीलिंग स्पेल से उसकी चोटों का इलाज करता है। इसके बाद सारा नोटिस करती है कि रूडी उसकी अंडरवियर देख पा रहा है और वह घबरा जाती है। रूडी पूछता है कि क्या कुछ गलत है और वह कहती है कि सब ठीक है। फिर वह सारा को बताता है कि मीमी मर गई है। अगली सुबह वे वापस लौटते हैं और सारा कहती है कि वह खुश है कि रूडी उसे बचाने आया। शहर पहुंचकर उसकी पार्टी के सदस्य सारा को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि रूडी चुपचाप जंगल में सारा को बचाने गया था। सुजैन रूडी की लापरवाह हरकतों से नाराज होती है और उसकी चिंता करती है, लेकिन फिर उसे धन्यवाद देती है। टिमोथी खुशी के आंसू रोता है क्योंकि रूडी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी प्यारी साथी को बचाया था। आने वाले हफ्तों में हम रूडी को दोस्तों के साथ जश्न मनाते हुए देखते हैं। उस दिन के बाद से वह लगभग लगातार काउंटर एरो के साथ काम करने लगा था। शहर में उसकी पहचान बढ़ने लगी और वह सारा के और करीब आ गया। सारा उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि एक महिला मेज उसकी गुरु थी। रूडी नोटिस करता है कि लड़कियों की बात सुनकर सारा को जलन हो रही है। अचानक वह विषय बदल देती है और पूछती है कि क्या वह उसके साथ नया चाकू खरीदने चलेगा। रूडी उसके साथ शॉपिंग करने के लिए खुश हो जाता है। सुजैन और टिमोथी मुस्कुराते हैं और उन्हें भी समझ आ जाता है कि सारा को रूडी से प्यार हो गया। अगले दिन रूडी की सारा के साथ डेट होती है। वे शहर घूमते हैं और फिर एक लोहार की दुकान पर जाते हैं। सारा रूडी से सलाह मांगती है। उसे दो ऐसे खंजर मिलते हैं जो एक दूसरे से मेल खाते थे और वह उन्हें रूडी को दिखाती है। नतीजतन रूडी उसे नया खंजर खरीद कर देता है और वह उसके तोहफे के लिए बहुत आभारी होती है। शाम को वे एक सराय में शराब पीते हैं। सारा नोटिस करती है कि उसकी जैकेट थोड़ी टाइट हो गई है। रूडी शर्मा जाता है और सारा कहती है कि नीचे से भी वह काफी टाइट है। रूडी हिम्मत जुटाता है और उस पल का फायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी, लेकिन सारा उसकी कोशिश से खुश होती है और कहती है कि वह उसका कमरा देखना चाहती है। रूडी हैरान होता है कि वह सारा को रिझा पाया और कहता है कि वह उसे अपना कमरा दिखाएगा। वे उसके कमरे में जाते हैं और रूडी माहौल बनाने के लिए मोमबत्ती जलाता है। सारा कहती है कि वह बहुत आभारी है क्योंकि अगर रूडी उसे ढूंढने नहीं आता तो वह मर जाती। रूडी को आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है और वह तुरंत शुरू करता है। वह अपनी मांसपेशियां दिखाता है जो उसने वन पंच मैन चैलेंज से बनाई थी। अचानक रूडी को एहसास होता है कि कुछ गलत है क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वह हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। नतीजतन सारा शर्मिंदा हो जाती है और उसे लगता है कि गलती उसी की है। वह उसका कमरा छोड़कर चली जाती है और रूडी नीचे जाकर शराब पीने लगता है। तभी सोल आता है और उसके बुरे दिन का मजाक उड़ाता है। रूडी उसकी बातों से गुस्सा हो जाता है और उसे घूंसा मार देता है। वह पूछता है कि क्या उसे दुखी देखकर खुशी मिलती है। सोल को एहसास होता है कि रूडी की अपनी परेशानियां हैं और वह हमेशा नकली मुस्कान रखता है ताकि कोई चिंता न करे। वह सबके सामने रो पड़ता है और रोज उसे कचरे की तरह ट्रीट करने के लिए माफी मांगता है। वह उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि रूडी को एक लड़की ने छोड़ दिया था। इसके बाद रूडी सोल को एरिस की कहानी बताता है। सोल समझता है कि एरिस ने उसे छोड़ दिया और उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। नतीजतन रूडी सोचता है कि शायद वह बिस्तर में खराब था और उसका नया दोस्त उसे ढाढ़स देता है। इसके बाद सोल को उसके शरीर की समस्या का हल निकालने का एक आइडिया आता है और वह कहता है कि वह उसे ठीक कर देगा। सोल उसे अपने साथ चलने को कहता है और उसे सिर्फ मर्दों के लिए एक जगह दिखाता है। रूडी वहां पहुंचता है और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां वहां देखता है। वह एक कमरे में जाता है जहां एलिज उसका स्वागत करती है और उसके आने से खुश होती है। एलिज बताती है कि उसने पिछली सर्दियों में उसकी छोटी बहन को ठीक किया था और रूडी को वह छोटी लड़की याद आ जाती है जिसकी उसने मदद की थी। फिर वह उसे मजा लेने को कहती है और रूडी बहुत घबरा जाता है। एलिस कपड़े उतारना शुरू करती है और कहती है कि वह बिस्तर पर आराम करे क्योंकि आज रात वह उसकी सेवा करेगी। थोड़ी देर बाद रूडी बताता है कि उसकी समस्या फिर भी हल नहीं हुई। एलिस माफी मांगती है कि वह उसकी मदद नहीं कर पाई और कहती है कि लगता है रूडी औरतों से बहुत डरता है। सोल समझ जाता है कि उसकी समस्या आसान नहीं है और वह उसे दिलासा देता है। अगली सुबह सोल कहता है कि वह उसकी समस्या में मदद करेगा और सलाह देता है कि जल्दबाजी न करे। वह कहता है कि जल्दबाजी और अंधापन सिर्फ और लोगों को चोट पहुंचाता है। वह रूडी को प्रेरित करने में कामयाब होता है। इसके बाद सोल सारा के बारे में पूछता है और रूडी को समझाता है कि उसने झूठ बोला क्योंकि उसका आत्मसम्मान आहत हुआ था। वह रूडी को उससे बात करने की सलाह देता है और रूडी कहता है कि वह वैसे भी उससे मिलेगा। रूडी बहुत बेकार की बातें करने लगता है और उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है। वजह यह होती है कि सारा उसकी सारी बुरी बातें सुन लेती है।
वह उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वह सबसे खराब इंसान है और अब उसे कभी देखना नहीं चाहती। सुजैन भी कहती है कि रूडी ने हद पार कर दी थी। रूडी शर्मिंदा हो जाता है और सोल उसे कोई बेवकूफ़ी करने से रोकता है। इसके बाद सोल सोचता है कि शायद उसके परिवार से मिलना उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उसे पता चलता है कि रूडी का घर बहुत दूर है। फिर उसे एक और आइडिया आता है और वह रूडी को अपनी अगली जॉब पर साथ चलने का न्योता देता है, जो एक भूल भुलैया में है। वह कहता है कि उसे रूडी की नकली मुस्कान पसंद नहीं है, लेकिन वह उसे निराश भी नहीं करना चाहता। रूडी समझ जाता है कि सोल एक अच्छा इंसान है और उसके ऑफर के लिए आभारी होता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और एक नए एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम एलिना को देखते हैं, जो रूडी को ढूंढ रही थी। वह जानकारी इकट्ठा करती है और अपनी मोहक अदाओं से उसकी लोकेशन पता करती है। आने वाले हफ्तों में हम रूडी को सोल की एडवेंचरर पार्टी के साथ पहाड़ों में देखते हैं। रूडी अपने अर्थ मैजिक से राक्षसों की जगह का पता लगाता है और रिपोर्ट करता है। अचानक 8 ग्रिजली बहुत तेज रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़े। तब रूडी ने कीचड़ का जादू इस्तेमाल करके ग्रिजलीज को फंसा दिया और सोल ने अपने साथियों को हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने आसानी से ग्रिजलीज को मार गिराया और सारे राक्षस खत्म हो गए। तभी अचानक एक और राक्षस दिखाई दिया और उनमें से एक ने बताया कि ग्रिजलीज एक रेड ड्रैगन से भाग रहे थे। सोल ने रूडी से पूछा कि वह रेड ड्रैगन को महसूस क्यों नहीं कर पाया। रूडी ने जवाब दिया कि बादलों की वजह से उसका नजारा ढका हुआ था। इसके बाद ड्रैगन ने उन पर हमला किया और सोल ने सबको पीछे हटने को कहा। रूडी ने धुआं बनाने के लिए जादू किया। तभी रेड ड्रैगन ने उस पर अपनी आग की सांस से हमला किया। रूडी किसी तरह उस हमले से बच गया और उसने जोरदार पानी का जादू किया। उसके बाद रूडी ने एक शक्तिशाली अर्थ स्पेल से हमला किया और कीचड़ के जादू से उस ताकतवर ड्रैगन को जकड़ लिया। आखिरकार उसने एक बहुत बड़ी चट्टान गिराकर ड्रैगन की जान ले ली। रूडी की ताकत देखकर सब लोग हैरान रह गए। शहर वापस आकर सोल ने रूडी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन रूडी ने मना कर दिया क्योंकि वह जल्द ही अपनी माँ को ढूंढने के लिए दूसरे देश जाने वाला था। शाम को उसने रॉक्सी की पैंटीज की पूजा की और सो गया। अगली सुबह रूडी ने ट्रेनिंग की और हर दिन 1 पंच मैन चैलेंज पूरा किया, जिससे उसकी मांसपेशियां काफी बन गईं। इसके बाद उसने अपना ओटमील और वे प्रोटीन खाया। अचानक उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो खुद को अगला क्रिस ब्राउन समझ रहा था, लेकिन उसकी गायकी से सब परेशान थे। तभी अचानक अलीना सराय में दिखाई देती है और कहती है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। अलीना होंठ चाटती है और रूडी को लगता है कि वह उसके बॉडी बिल्डिंग वाले शरीर के पीछे पड़ी है, जिसे उसने हर दिन अर्नोल्ड जैसी फिजिक के लिए ट्रेन किया था। इसके बाद वह बताती है कि वह उसके पिता पॉल की पार्टी में थी और रॉक्सी की दोस्त है। रूडी ये सुनकर हैरान हो जाता है। अलीना धीरे से बताती है कि उसने सुना है कि रूडी ने एक ताकतवर ड्रैगन को मार गिराया है। उसे समझ आ जाता है कि रॉक्सी उस पर गर्व क्यों करती थी और उसे रूडी अच्छा लगने लगता है। वह रूडी के साथ खेलने की योजना बनाती है और उसे वह हार मिल जाता है जो उसके बचपन की दोस्त का तोहफा था। अचानक वह अपना हार दिखाती है और कहती है कि उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह पॉल की बहू नहीं बनना चाहती थी। इसके बाद रूडी को पता चलता है कि वह उसे अच्छी खबर देने आई थी। उसे अपनी माँ के ठिकाने के बारे में जानकारी मिलती है। वह जानता था कि नए महाद्वीप की यात्रा मुश्किल होगी, इसलिए उसने इसी देश में रहने का फैसला किया क्योंकि रॉक्सी ने पॉल के साथ मिलकर उसकी माँ को ढूंढने के लिए एक पार्टी बना ली थी। बाद में अलीना रूडी को अलविदा कहती है और रूडी नोटिस करता है कि उसके पीछे एक आदमी था। उसे पता चलता है कि अलीना गलियों की लड़की है क्योंकि उसने शहर के हर आदमी के साथ संबंध बनाए थे। कुछ दिन बाद रूडी को उम्मीद होती है कि उसकी छोटी रूडी वाली समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है और वह बहुत उदास हो जाता है। अगली सुबह वह अपने दोस्त सोल से मिलता है और माफी मांगता है, लेकिन रूडी कहता है कि अलीना उसकी लड़की नहीं है। सोल बताता है कि उसने उसके साथ खूब मजे किए थे और रूडी जानता था कि अलीना कुछ दिन पहले कई आदमियों को फंसा चुकी थी। इसके बाद वे साथ बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं, लेकिन रूडी को थोड़ी जलन होती है। वह सोचता है कि वह इतने सारे आदमियों को कैसे संभाल लेती है और फिर भी मुसीबत से बाहर रहती है। बाद में रूडी को पता चलता है कि वह पैसे की ताकत से मुसीबतों से बचती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और सर्दी आ जाती है। अलीना उसे एक चिट्ठी दिखाती है और उसे रेनोआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से बुलावा मिलता है। रेनोआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को रूडी में दिलचस्पी थी और उसे स्पेशल स्टूडेंट के रूप में बुलाया गया। रूडी उस चिट्ठी के बारे में सोचता है, लेकिन उसे यह भी पता करना था कि वह असली है या नहीं। अगली सुबह वह अपने दोस्त कॉनरड से रेनोआ यूनिवर्सिटी के अनुभव के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि वह स्कूल पूरी तरह से धोखा नहीं है। कॉनरड को यह भी पता चलता है कि रूडी एक ग्रे रैट है और वह हैरान होता है कि वह अकेले एडवेंचरर क्यों बना हुआ है। वह अपने सवाल के लिए माफी मांगता है और रूडी को अपना असली लक्ष्य याद आ जाता है। तभी अलीना आती है और किसी नए आदमी को रिझाने की कोशिश करती है। वह रूडी से कहती है कि उसे मैजिक स्कूल का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए।
इसके बाद रूडी फिर से मैन गॉड से मिलता है और 2 साल बाद उसे देखकर हैरान हो जाता है। मैन गॉड उससे पूछता है कि क्या वह खुश है कि रॉक्सी ने उसकी माँ को ढूंढ लिया है। फिर वह रूडी को चिढ़ाता है और कहता है कि उसकी जादू करने की काबिलियत कुछ साल पहले से बस थोड़ी ही बेहतर हुई है। वह रूडी को रेनोआ मैजिक स्कूल जाने की सलाह देता है और कहता है कि अगर उसने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया तो उसे पछताना पड़ेगा। रूडी को यकीन नहीं होता, लेकिन मैन गॉड कहता है कि स्कूल में उसे उसकी सॉसेज वाली समस्या का हल मिलेगा। बाद में रूडी जागता है और देखता है कि अलीना नंगी हालत में उसके बिस्तर पर सो रही है। उसे एहसास होता है कि उसे अपनी समस्या हल करनी ही होगी और वह रेनोआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक जाने का फैसला करता है। अगली सुबह वह अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और उसका सबसे अच्छा दोस्त उदास हो जाता है। रूडी आभारी था कि सोल ने पिछले सालों में हमेशा उसका ख्याल रखा और वह उसे उसकी पैंट वाली बड़ी समस्या सुलझाने के लिए शुभकामनाएं देता है। इसके बाद रूडी अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ता है और उसे और जादू सीखने की उम्मीद होती है। आने वाले दिनों में वह रेनोआ शहर की यात्रा करता है और उसे नहीं पता होता कि वह जल्द ही जाने पहचाने चेहरों से मिलने वाला है। कुछ महीनों बाद रूडी आखिरकार रेनोआ शहर पहुंच जाता है और वह उस शख्स से मिलने का इरादा करता है जिसने उसे बुलाया था। अलीना भी उसके साथ जाना चाहती है क्योंकि उसे उसकी उम्र के लड़कों में दिलचस्पी हो गई थी। अलीना के साथ सफर में रूडी को पता चलता है कि वह शापित है और अगर वह नियमित रूप से मर्दों के साथ नहीं सोई तो मर जाएगी। इसके बाद वे रेनोआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक पहुंचते हैं। वहां जीनियस अपना परिचय देता है और बताता है कि वह स्कूल का शिक्षक है। जीनियस रूडी को देखकर हैरान हो जाता है और रूडी बताता है कि रॉक्सी ने उसे इस स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी थी। इसके बाद वह कहता है कि वह स्कूल में कई चीजें सीखना और हासिल करना चाहता है। जीनियस उससे एक छोटा सा टेस्ट देने को कहता है और उसे रेनोआ मैजिक स्कूल के बारे में बताता है। जीनियस को पता चलता है कि रूडी को हीलिंग स्पेल्स में दिलचस्पी है और वह उसके अच्छे रवैये की तारीफ करता है। इसके बाद जीनियस चाहता है कि रूडी बिना मंत्र बोले अपना जादू दिखाए। रूडी को पता चलता है कि स्कूल में एक और कास्टर है जो बिना बोले जादू कर सकता है। रूडी अपना परिचय देता है और उसे पता नहीं होता कि फिट्ज उसकी बचपन की दोस्त सिल्फी है। फिर उसे बताया जाता है कि उसका टेस्ट फिट्ज के खिलाफ बिना मंत्र बोले एक नकली द्वंद्व होगा। रूडी फिट्ज की छड़ी देखता है और उसे शक होता है। अचानक फिट्ज हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रूडी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से उसका जादू रोक देता है। इस तरह वह बहुत कम समय में लड़ाई जीत लेता है और फिट्ज हैरान रह जाती है। रूडी समझाता है कि उसने डिस्टर्ब मैजिक नाम का जादू इस्तेमाल किया था। वह देखता है कि सारे छात्र उसे घूर रहे हैं तो वह फिट्ज को जीतने देने के लिए धन्यवाद देता है और उसके मुलायम हाथों से हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे स्पेशल स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और उसे कई विशेष अधिकार मिलते हैं। रूडी खुश होता है कि उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी से छूट मिल गई है। अलीना उससे मिलने आती है और अपने स्कूल आउटफिट पर उसकी राय पूछती है क्योंकि वह कई लड़कों को रिझाना चाहती थी। तभी स्टूडेंट काउंसिल आती है और सभी छात्र उन्हें देखकर प्रभावित हो जाते हैं। अलीना रूडी को चिढ़ाती है क्योंकि उसने पिछली बार फिट्ज को हरा दिया था। इसके बाद एरियल भाषण देती है और नए छात्रों से अपना परिचय कराती है। वह उन्हें स्कूल में स्वागत करती है। रूडी उसकी करिश्माई पर्सनैलिटी से हैरान रह जाता है। वह सभी को रेनोआ यूनिवर्सिटी में मजे करने की शुभकामनाएं देती है। रूडी नोटिस करता है कि फिट्ज उसे घूर रही है। समारोह के बाद रूडी स्पेशल स्टूडेंट्स की क्लास ढूंढने निकलता है। अचानक जेनोबा अपने गुरु को पहचान लेती है और खुशी से उसकी ओर दौड़ती है। वह अपने प्यारे मास्टर को देखकर बहुत खुश होती है और रूडी अपने शिष्य से डर जाता है। इसके बाद लीनिया नाम की लड़की कहती है कि उसे रूडी पसंद नहीं है। रूडी अपना परिचय देता है और उसके सामने झुकता है। उसका व्यवहार देखकर लीनिया उसे पसंद करने लगती है क्योंकि उसने उसे एक खास इंसान की तरह ट्रीट किया था। उसे पता चलता है कि लीनिया गैस की सबसे बड़ी बेटी है और वह इस खबर से हैरान हो जाता है। इसके बाद वह एक और बीस्टमैन लड़की को देखता है जिसका नाम पर्सा था। उसे रूडी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह उसे अनदेखा कर देती है। रूडी एक सीट चुनता है और क्लिफ उसके पास आता है जो खुद को जादू का जीनियस बताता है। क्लिफ कहता है कि वह बैरियर मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और रूडी हैरान होता है कि उसे उसकी तलवारबाजी के बारे में भी पता है। अचानक रूडी को पता चलता है कि क्लिफ एरिस का दोस्त है और वह उसके बारे में पूछता है। जेनोबा देखती है कि रूडी का मूड खराब है और बात बदल देती है। जेनोबा बताती है कि उनका एक और क्लासमेट है जिसका नाम साइलेंट है, लेकिन वह सारा समय अपनी लैब में बिताती है। इसके बाद रूडी स्कूल में घूमता है और लाइब्रेरी जाता है ताकि अपनी समस्या का कोई हल ढूंढ सके और कुछ बड़ा बना सके। इसके बाद रूडी फिट्ज से मिलता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से फिट्ज की बेइज्जती हुई थी। फिट्ज उससे नाराज नहीं होती और उसे पता चलता है कि माना सिस्टर ने रूडी को डेमन कॉन्टिनेंट भेजा था। रूडी फिट्ज को बताता है कि स्कूल की मदद से वह अपनी खोई हुई दोस्त सिल्फी को ढूंढना चाहता था।
फिट्ज अपनी असली पहचान नहीं बताती, लेकिन उसे टेलीपोर्टेशन से जुड़ी अच्छी किताबें सुझाती है। दोपहर में रूडी जेनोबा के साथ खाना खाता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी ल्यूक आता है और रूडी को नीचा दिखाता है। वह अपना नाम ल्यूक नॉट्स ग्रे रेड बताता है और रूडी उसके नाम से हैरान हो जाता है। जेनोबा उसे ल्यूक की हालत समझाती है और रूडी को प्रिंसेस एरियल की कहानी के बारे में और पता चलता है। जेनोबा बताती है कि ल्यूक और फिट्ज प्रिंसेस के बॉडीगार्ड हैं और दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली हैं। शाम को रूडी अपने कमरे में लौटता है और उसे एक सफेद कपड़ा मिलता है। रूडी को एहसास होता है कि वह टिश्यू नहीं है और वह उसे उसके मालिक को लौटाने की सोचता है। तभी एक लड़की उसे अंडरवियर चोर कह देती है और एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है। कई लड़कियां उसे घेर लेती हैं और एक गोरिल्ला जैसी लड़की बहुत गुस्से में होती है। रूडी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उस पर भरोसा नहीं करती। आखिरी पल में सिल्फी आती है और कहती है कि यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने एरियल की पैंटीज सुखाने के दौरान गिरा दी थी। सिल्फी लड़कियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बदसूरत गोरिल्ला लड़की मानने को तैयार नहीं होती। तब सिल्फी उसे अपनी छड़ी से धमकाती है और रूडी बच जाता है। इसके बाद सिल्फी रूडी को ठीक करती है और पैंटीज गिराने के लिए माफी मांगती है। रूडी नाराज नहीं होता और उसे धन्यवाद देता है। फिर अचानक फिट्ज ने कहा कि उसे अजीब लग रहा है कि वह उसे धन्यवाद दे रहा है। रूडी थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिट्ज से बात करते हुए उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ और वह शर्मा गया। कुछ हफ्ते बीत गए और रूडी ने रोज की तरह अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू की। उसने यह भी देखा कि फिट्ज भी बहुत सुबह ट्रेनिंग करता है। अपनी वर्कआउट के बाद उसने अपनी स्किल बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि जेनोआ उससे फिगर बनाना सिखाने की गुजारिश कर रहा था। इसके बाद उसने अपने दोस्त जेनोआ के साथ लंच किया और उसने एलिना को देखा, जो अपना ज्यादातर समय लड़कों को रिझाने में बिताती थी, और रूडी को अच्छा लगा कि वह स्कूल में मजे कर रही है। दोपहर में उसने हीलिंग और बैरियर मैजिक की बेसिक क्लासेस ली। रूडी को मैजिक के बारे में और सीखना बहुत अच्छा लग रहा था। जब वह क्लास में नहीं होता तो वह हमेशा स्कूल की लाइब्रेरी जाता और टेलीपोर्टेशन पर और रिसर्च करता। इस तरह हमने रूडी की रोजमर्रा की जिंदगी देखी और सोने से पहले वह हमेशा अपने बिस्तर पर आराम करता था। इसके बाद के दिनों में रूडी लाइब्रेरी में था और सिली आई और उससे पूछा कि क्या वह उसके पास बैठ सकती है। उसने पूछा कि उसकी रिसर्च कैसी चल रही है और रूडी ने उसकी टेलीपोर्टेशन वाली किताब पर ध्यान दिया। रूडी को पता चला कि जिसे वह जानता था वह भी मना डिजास्टर में गायब हो गया था। सिली ने उसे बताया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे हाल ही में पता चला है कि वह व्यक्ति जिंदा है। फिर उसने रूडी से पूछा कि क्या वह मास टेलीपोर्टेशन की जांच में उसकी मदद कर सकती है। रूडी आभारी हुआ और फिट्ज की मुस्कान देखकर वह शर्मा गया। वह हैरान था कि उसे पुरुषों में दिलचस्पी महसूस हो रही है, क्योंकि वह फिट्ज की असली पहचान नहीं जानता था। शाम को रूडी को लगा कि वह फिट्ज के और करीब आ गया है और उसने उससे उसके सनग्लासेस के बारे में पूछा। फिट्ज ने जवाब दिया कि वह एक रैपर बनने की योजना बना रही है और वह घबरा गई कि कहीं रूडी उसकी असली पहचान न जान ले। फिर रूडी ने सोचा कि उसे साइलेंट फिट्ज क्यों कहा जाता है। सिली ने इस बात को टाल दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रूडी उसकी असली पहचान जान पाए। इसके बाद रूडी ने फिट्ज से बिना मंत्र बोले जादू करने की उसकी क्षमता के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया कि बहुत पहले उसके मास्टर ने उसे बचाया था और उसे सब कुछ सिखाया था। फिर रूडी ने फिट्ज की मुस्कान देखी और वह समझ नहीं पाया कि उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। रूडी जानता था कि वह पुरुषों में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन वह सिर्फ मैन गॉड की सलाह मान रहा था। डॉर्मेटरी में रूडी से उसके दोस्त ने सलाह मांगी। उसे पता चला कि जेनोआ एक फिगर गीक है जो चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले लेता है। रूडी ने जेनोआ से कहा कि थोड़ा और इंतजार करे, क्योंकि उसने उसे फिगर बनाना सिखाने का वादा किया था। इसके बाद उसकी पहली क्लास शुरू हुई और जोबा मैजिक से फिगर बनाने में नाकाम रहा। वह उदास हो गया और रूडी ने उसे हौसला दिया। उसने जोबा से कहा कि वह उसे एक और तरीका दिखाएगा जिससे एक्शन फिगर बनाए जा सकते हैं। जोबो दूसरे विकल्प से खुश हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि वह निराशाजनक स्थिति में है। उसकी नाकामी की वजह उसकी जरूरत से ज्यादा ताकत थी और उसे इस बात का दुख था कि वह अपने मास्टर की तरह तराश नहीं सकता। अगली सुबह उसने फिट्ज को जेनोआ की समस्या के बारे में बताया। फिट्ज समझ गई कि फिगर बनाना बहुत मुश्किल है और उसने समाधान ढूंढने की कोशिश की। फिट्ज को एक आइडिया आया और उसने बताया कि अमीर लोग नौकरों की मदद से अपनी समस्याएं हल करते हैं। इसके बाद रूडी को जेनोआ के लिए एक अच्छा नौकर ढूंढने का विचार आया। फिट्ज ने रूडी से पूछा कि क्या वह दोपहर में उसके साथ चल सकता है। फिट्ज ने जेनोआ से अपना परिचय कराया और वह बहुत सारी बेकार बातें करने लगा। रूडी ने उसे रोका और जेनोआ से कहा कि वह फिट्ज को ठीक से सम्मान दे। फिर वे सब शहर में साथ साथ घूमने निकल पड़े। आगे चलकर उन्हें एक दुकान मिली जहां वे जेनोआ की समस्या के लिए नौकर खरीद सकते थे।
फिट्ज ये देखकर हैरान हो गई कि वे सब नंगे थे और रूडी ने नोटिस किया कि फिट्ज अब भी कुंवारी है। उसने फिट्ज से कहा कि उसे भी एक दिन अनुभव मिल जाएगा। अचानक जेनुआ ने उनकी बात काट दी और कहा कि उसे ऐसा नौकर चाहिए जो जादू कर सके। फिट्ज ने कहा कि उन्हें एक बच्चे को चुनना चाहिए क्योंकि कम उम्र के कई फायदे होते हैं। रूडी को यह भी समझ आया कि उसके पास इतना ज्यादा मना इसलिए है क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में मैजिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने डीलर से पूछा कि क्या उसके पास 5 साल की कोई बॉनी है। उसे 5 साल की नहीं मिली, लेकिन उसे 6 साल की एक बॉनी मिल गई। इसके बाद रूडी और उसके दोस्तों ने व्यापारी से कहा कि वह उन्हें उस बॉनी लड़की को दिखाए। व्यापारी उन्हें उस बच्चे के पास ले गया और रूडी ने उन भयानक हालातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। इसके बाद सिली ने देखा कि लड़की बहुत बुरी हालत में है और उसने उसे ठीक किया। रूडी लड़की के पास गया और बौने देवताओं की भाषा में अपना परिचय दिया। लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और रूडी ने समझा कि वह निराशा में है क्योंकि उसकी आंखों में मरने की चाह रखने वाले इंसान जैसी बेबसी थी। रूडी को याद आया कि कुछ साल पहले उसकी आंखें भी वैसी ही थीं। उसने लड़की से पूछा कि क्या वह मरना चाहती है। अचानक उसने उसकी बातों पर प्रतिक्रिया दी और रूडी ने उसे बचाने की पेशकश की। आखिरी पल में उसने जवाब दिया कि वह मरना नहीं चाहती। क्या हती? नतीजतन रूडी ने उसे बचाने का फैसला किया और उसे खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने उसे खाना खिलाया और सिली ने उसका नाम पूछा। लड़की ने जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है। सिली को याद आया कि बोनो को 7 साल की उम्र तक सही नाम नहीं मिलता। फिर उन्होंने उसके लिए एक प्यारा नाम सोचने की कोशिश की और जेनुआ ने एक बेवकूफ सा नाम सुझाया। रूडी ने एक सही नाम चुना और लड़की से पूछा कि क्या उसे अपना नया नाम जूलियट पसंद है। वह अपने नाम से खुश हुई और मुस्कुराई। फिर रूडी ने तय किया कि जूली जोबा के साथ रहेगी और दिन में वह उसे मैजिक सिखाएगा। रूडी जूली को उसकी नई जिंदगी में खुश देखकर खुश हुआ और मुस्कुराया। अगले दिन की सुबह हमने देखा कि सिली जागी। उसने अपने दांत साफ किए, फिर बाहर गई और वह लगभग अपनी टोपी पहनना भूल गई। सिली ने शारिया शहर में दौड़ लगाकर अपना दिन शुरू किया, जो कि मैजिक का शहर था, और उसने पूरी कोशिश की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह रूडी से पीछे रह जाए। इसके बाद हम सिली को मैजिक क्लास में देखते हैं और वह बोर हो रही थी क्योंकि रूडी ने उसे पहले ही मैजिक के बारे में सब कुछ सिखा दिया था। इन सब के बावजूद स्कूल सिली के लिए मजेदार था और वह शाम को मेहनती एरियल को पढ़ते हुए देखकर खुश थी। सिली ने अपने दोस्तों को वह शॉर्टकट दिखाया जिसे उसने खोजा था। ल्यूक ने कहा कि शरिया शहर एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया था और एरियल हैरान थी और उसने कहा कि वह सिर्फ उस लड़की की बात दोहरा रहा है जिसे उसने हाल ही में डेट किया था। इसके बाद सिली को याद आया कि रूडी भी एक कामुक लड़का था और वह सोचने लगी कि क्या वह रात के दौरान लड़कियों का पीछा कर रहा है। सिली ने रूडी के बारे में सोचा और महसूस किया कि वह एकमात्र चीज है जिसके बारे में वह सोच सकती है। उसने सोचा कि वह रूडी के साथ किस तरह का रिश्ता चाहती है और उसे एहसास हुआ कि वह रूडी से प्यार करती है। जूली के आने के बाद 1 महीना बीत गया और रूडी ने उसे अर्थ स्पेल, मिट्टी के जादू, डालना सिखाया। उसके बाद हमने देखा कि जूली बिना मंत्रोच्चार के जादू करने में सफल रही। वे जूली को बड़ा होते देख खुश थे और रूडी ने उसे कई नई चीजें दिखाई। साथ ही रूडी को पता चला कि जेनुआ ने उसका अच्छा ख्याल रखा। इसके अलावा जूली जेनुआ की जूनियर शिष्या बन गई। दोपहर में जेनुआ ने मूर्तियां बनाने के अपने जुनून को साझा किया। उसने जूली को अपनी प्यारी रियर एक्शन फिगर दिखाई और रूडी ने उससे रॉक्सी की मूर्ति के बारे में पूछा। अचानक उसे घबराहट महसूस हुई और उसे पता चला कि वह अपने मास्टर से लेक्चर सुनने वाला है। जेनुआ ने रूडी को रॉक्सी की मूर्ति दिखाई और रूडी अपनी रॉक्सी की मूर्ति को कई टुकड़ों में नष्ट देखकर दंग रह गया। रूडी गुस्से में था और विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी प्यारी रॉक्सी की मूर्ति नष्ट हो गई है। इसलिए रूडी ने सोचा कि जेनुआ उसका दुश्मन है और जेनुआ से स्पष्टीकरण मांगा कि उसकी गुड़िया क्यों टूटी। जेनुआ ने समझाया कि डोडिया लड़कियां अपराधी थीं और वह रोने लगा। रूडी को पता चला कि डोडिया लड़कियों ने उसके खिलौने से खेला और उसे तोड़ दिया। वह आगबूला हो गया और उसने अगले दिन उन 2 लड़कियों से बदला लेने का इरादा किया। हम कैंपस में लीनिया और परसोना को देखते हैं और रूडी उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने उन्हें नीची नजर से देखा और लीनिया ने जेनुआ का अपमान किया। जेनुआ को गुस्सा आ गया, लेकिन रूडी ने कहा कि वह इसे संभाल लेगा और उसने उन्हें वापस अपमानित किया। तब लीनिया ने कहा कि वह व्यस्त है और कहा कि वह इस बार इसे जाने देगी। रूडी ने उन्हें उकसाया और लीनिया गुस्से में थी। इसके बाद रूडी ने अपने ऑब्जर्वेशन हॉकी का इस्तेमाल किया और उसने उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी की। उसने लीनिया को एक जोरदार किक से हरा दिया और उसे आसानी से बेहोश कर दिया। इस बीच परसोना ने भागने की कोशिश की और जेनुआ उसे पकड़ नहीं सका। इसलिए रूडी ने मड स्पेल,
कीचड़ का जादू का इस्तेमाल किया और उसने दूसरी लड़की को भी एक छोटे पत्थर से बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने दोनों लड़कियों को बांध दिया और रूडी उन्हें अपने कमरे में ले आया। इसके बाद दोनों लड़कियां जाग गईं और वे भ्रमित थीं। रूडी ने एक छोटा प्रयोग करने की योजना बनाई और उसने परसोना के स्तनों को पकड़ लिया। इसका कारण यह था कि वह सोच रहा था कि क्या वह अपनी सॉसेज वाली समस्या को हल कर सकता है। इसने काम नहीं किया और उसने मुख्य विषय के साथ शुरुआत की। परसोना ने कहा कि उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन रूडी ने उसे अपनी नष्ट हुई रॉक्सी की मूर्ति दिखाई। तब रूडी ने कहा कि उन्होंने उसकी देवी को नष्ट कर दिया है और उसने उन्हें अपना खजाना दिखाया। लीनिया और परसोना ने रूडी के दोस्तों के डरे हुए चेहरे देखे और वे समझ गईं कि वे खतरे में हैं। नतीजतन परसोना ने कहा कि लीनिया ने उसकी डरावनी मूर्ति पर पैर रखा था और कहा कि मूर्ति को नष्ट करना उसी का विचार था। इसके बाद वे एक दूसरे पर दोष लगाने लगीं और रूडी ने कहा कि वे दोनों दोषी हैं। लीनिया ने उसे धमकी दी कि अगर उसने कुछ अजीब किया तो उसके पिता उसे सजा देंगे। उस पल रूडी को याद आया कि उसे मासूम होने पर भी सजा दी गई थी और उसने पूछा कि क्या उसे उनके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। वे डर गईं और परसोना ने कहा कि उसे परवाह नहीं है कि लीनिया के साथ क्या होता है और उसने उसे छोड़ देने के लिए कहा। अंत में रूडी ने कहा कि उन्हें मूर्ति को पहले की तरह वापस जोड़ना होगा और लड़कियां भ्रमित थीं। अगली सुबह सिली को पता चला कि रूडी और जेनोआ ने कुछ लड़कियों को बंद कर दिया है। रूडी ने कहा कि उसने कुछ भी यौन संबंध जैसा नहीं किया और फिट्ज से ऐसी सजा के बारे में पूछा जिससे वे न तो कोई द्वेष रखें और न ही बदला लेने की कोशिश करें। बाद में वे लड़कियों से मिलने गए और उन्होंने रूडी से उन्हें माफ करने के लिए कहा। उन्होंने खुद पर पेशाब कर दिया था और कहा कि वे बहुत भूखी हैं। इसलिए रूडी और फिट्ज ने दोनों लड़कियों की पैंट साफ की और उन्हें जाने दिया। इसके बाद लीनिया ने कहा कि वह सब कुछ करेगी जो वह कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जिससे बच्चे पैदा हों, और परसोना ने कहा कि उसे लीनिया के स्तनों को छूने की अनुमति है। अचानक उन दो लड़कियों ने फिट्ज का अपमान किया और रूडी को पता था कि उन्हें सजा की जरूरत है। परिणाम स्वरूप फिट्ज ने उनके चेहरे को एक जादुई स्याही से रंगा और सही मंत्र कहा ताकि यह स्थायी हो जाए। फिट्ज ने उनसे कहा कि अगर वे रूडी की बात नहीं मानेंगी तो वह जादू करेगी और उन्हें जीवन भर के लिए टैटू बना देगी। इसीलिए वे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और लीनिया ने रूडी से उसके लड़ने के कौशल के बारे में पूछा। लीनिया को आश्चर्य हुआ कि उसकी चाची गिलीन ने उसे लड़ना सिखाया था। बाद में उन्होंने अलविदा कहा और माफी मांगी कि उन्होंने उसकी गुड़िया को नष्ट कर दिया। तब रूडी को पता चला कि फिट्ज ने झूठ बोला था और उसने मैजिक सर्कल के लिए बस सस्ते रंगों का इस्तेमाल किया था। हालांकि फिट्ज ने उससे उसके खजाने के बारे में पूछा और उसने लगभग रॉक्सी की पैंटी देख ली। रूडी विषय बदलने में कामयाब रहा और फिट्ज ने उसके तकिए की खोज की। अचानक फिट्ज ने रूडी से पूछा कि क्या वह उसका चेहरा देखना चाहता है, लेकिन उसमें अपनी असली पहचान दिखाने की हिम्मत नहीं थी। सिली ने उसे शुभ रात्रि की कामना की और रूडी ने खुद से पूछा कि क्या उसे लड़कों में दिलचस्पी है। उसने सोचा कि अगर फिट्ज ने उसे अपना चेहरा दिखाया होता तो क्या होता। कुछ दिनों बाद रूडी ने क्लास में शरारती चीजें की और लीनिया ने उससे कहा कि वह अपना हाथ उसकी स्कर्ट से बाहर रखे। उसे अपने सहपाठियों के साथ बहुत मजा आया और क्लिफ को यह परेशान करने वाला लगा। इसीलिए क्लिफ ने रूडी को डांटा और उसने अपनी पढ़ाई में बाधा डालने के लिए माफी मांगी। बाद में क्लिफ घर जा रहा था और उसने खिड़की के पास एक खूबसूरत महिला को बैठे देखा। वह शर्मा गया और तुरंत उसके प्यार में पड़ गया। उसके बाद हम रूडी को देखते हैं। उसने देखा कि क्लिफ को स्कूल के अन्य छात्रों द्वारा धमकाया जा रहा था। उसने उन्हें रोका और वे सभी क्वागमायर को देखकर डर गए। इसके बाद उसने क्लिफ से पूछा कि क्या वह ठीक है और उसने रूडी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। रूडी ने सोचा कि आखिर क्लिफ उससे नफरत क्यों करता है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगली सुबह उसने हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत की और क्लिफ ने उस पर जासूसी की। अचानक क्लिफ उससे बात करना चाहता था और उसने अपनी पसंद की लड़की के बारे में सलाह मांगी। रूडी उलझन में था और नहीं जानता था कि वह उससे क्या चाहता है। तब उसे पता चला कि क्लिफ को एलिना पर क्रश है और उसने सोचा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा है। क्लिफ गंभीर था और उसने उससे कहा कि उसे उससे प्यार हो गया है। उसने रूडी से यह भी पूछा कि क्या वह एलिना से उसका परिचय करा सकता है। अगले दिन उसने फिट्ज से सलाह मांगी और वह खुश थी कि रूडी ने किसी और की मदद की। रूडी ने फिट्ज को समस्या बताई और सिली को चिंता हुई कि रूडी को भी एलिना के लिए भावनाएं हो सकती हैं। उसने जवाब दिया कि उसे एलिना में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे पता चला कि फिट्ज को भी किसी पर क्रश था। इसके बाद रूडी ने क्लिफ का परिचय अपनी दोस्त एलिना से कराया और वह तैयार था कि अगर वह उसे अस्वीकार कर दे। क्लिफ ने अपना परिचय दिया और उसने उससे पूछा कि वह उसे देखने किस लिए आया है। फिर वह रूडी को एक तरफ ले गई और उससे पूछा
कि वह उसके पास इतना भोला लड़का क्यों लाया है। एलिना ने कहा कि वह सिर्फ एक साथी के साथ नहीं रह सकती और रूडी ने उससे उसे मना करने के लिए कहा। इसके बाद रूडी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और उसने सोचा कि एलिना उसे मना कर देगी। अगली सुबह रूडी उन्हें जोड़ा बनते देखकर चौंक गया। क्लिफ के पास NPCR जेडर था और एलिना ने उससे कहा कि क्लिफ का रिज लेवल 9000 से ऊपर है, इसीलिए उन दोनों ने अपने युगल जीवन का आनंद लिया और लीनिया उन्हें देखकर घृणा महसूस कर रही थी। रूडी को एहसास हुआ कि क्लिफ के पास अनंत NPC रीजन है और उसने जल्द से जल्द अपनी समस्या को ठीक करने की उम्मीद की। कुछ हफ्तों बाद बीस्टमैन और महिलाओं ने पतझड़ में द्वंद्व लड़ा और विजेताओं ने अपने परिवारों का नेतृत्व किया। उसे पता था कि यह डोडिया जनजाति का विवाह प्रस्ताव का संस्करण है। फिर वह क्लास में पहुंचा और लीनिया और परसोना छिपी हुई थीं क्योंकि उनके पास चैलेंजर्स के रूप में सूटरों, रिश्ता चाहने वालों की बाढ़ आ गई थी। उन्होंने उसे एक नोट लिखा और कामना की कि वह मजे करे। अचानक रूडी को एक बीस्टमैन ने चुनौती दी और रूडी ने प्रस्ताव के द्वंद्व को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे लड़कों में दिलचस्पी नहीं थी। अचानक उसे पता चला कि पिना ने उसके लिए मुश्किलें पैदा की और सभी चुनौती देने वालों को बताया कि वह उनका बॉस है। लाइब्रेरी में फिट्ज को पता चला कि बीस्टमैन ने उन सभी को चुनौती दी है और उसके 2 सहपाठियों ने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तब रूडी को पता चला कि एक चुनौती देने वाली लड़की है और उसने सोचा कि फिट्ज का मूड खराब क्यों था, इसलिए वह फिट्ज को देखने के लिए बाहर गया, लेकिन सभी चुनौती देने वाले हार गए थे। दानव रूडी को देखकर खुश था और उसने उसे बताया कि वह किशारा का मंगेतर है। परिणाम स्वरूप उसे दानव राजा बादीगादी द्वारा द्वंद्व के लिए चुनौती दी गई। दानव राजा बादीगादी ने कहा कि उसने रूडी के बारे में बहुत कुछ सुना है क्योंकि किशारा ने कहा था कि वह बहुत मजबूत है। इसके बाद रूडी को पता चला कि मैन गॉड ने उसके लिए सारी मुश्किलें पैदा की हैं। रूडी ने पूछा कि क्या बादीगादी को मैन गॉड नाम के बारे में कुछ पता है, तो बादीगादी को पता चला कि रूडी उससे अपने सपनों में मिला था, लेकिन उसे मैन गॉड नाम के बारे में कुछ नहीं पता था। अचानक वह हंसने लगा और उसने रूडी को भी अपने साथ हंसने के लिए मजबूर किया। उसके बाद फिट्ज उसके लिए उसकी जादुई छड़ी लाया और उसने बादीगादी को बताया कि वह लड़ाई के लिए तैयार है। बादी ने कहा कि वह उसकी जान बख्श देगा, लेकिन बदले में वह द्वंद्व में रूडी का सबसे मजबूत जादुई हमला देखना चाहता है। हालांकि रूडी ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और उसने अपना सबसे मजबूत अर्थ स्पेल तैयार किया। उसने एक खतरनाक चट्टान बनाई जो अमानवीय गति से घूम रही थी और रूडी ने बादी से पूछा कि क्या वह तैयार है। फिर रूडी ने अपना हमला शुरू किया और उसने बादी के पूरे शरीर को नष्ट कर दिया और सोचा कि वह मर गया है। सभी छात्र सदमे में थे और बादी जीवित था। उसने बड़ी आसानी से खुद को पुनर्जीवित कर लिया। उसके बाद उसने रूडी को बधाई दी और सभी को बताया कि वह लड़ाई का विजेता है। अचानक उसने रूडी के चेहरे पर मुक्का मारा और फिट्ज ने रूडी की चोटों को ठीक किया। रूडी ने उसकी चोट को ठीक करने के लिए फिट्ज को धन्यवाद दिया और वह खुश था कि दिन खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद परसोना ने रूडी को उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया और उसने रूडी को इनाम के रूप में लीनिया के स्तनों को छूने की अनुमति दी। अचानक उन्होंने किसी के हंसने की आवाज सुनी और दानव राजा बादीगादी क्लास में दिखाई दिया। कुछ महीनों बाद हम परसोना को देखते हैं जो चिकन लेग के एक टुकड़े से रूडी को चिढ़ा रही थी। सिली ने सोचा कि रूडी को इस प्रकार की लड़की पसंद है और वह दुखी थी। बाद में राजकुमारी एरियल ने उसे खुश करने की कोशिश की और कहा कि हालांकि वह रूडी के लिए दृढ़ता से महसूस करती थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। सिली ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने रूडी को अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि रूडी उसे भूल गया होगा। इसलिए एरियल ने सुझाव दिया कि सिली को रूडी के मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाए। दोपहर में रूडी ने लाइब्रेरी में टेलीपोर्टेशन आपदा के बारे में बताया, में अध्ययन किया और उसे बहुत सारी दिलचस्प जानकारी मिली। उसने फिट्ज से समनिंग आह्वान के विशेषज्ञों के बारे में सलाह मांगी, लेकिन फिट्ज उदास थी। अचानक फिट्ज ने कहा कि वह एक समनिंग विशेषज्ञ को जानती है और उसे यकीन था कि रूडी उस व्यक्ति का नाम भी जानता होगा। रूडी को विशेष छात्रा साइलेंट 7 स्टार के बारे में पता चला और उसे याद आया कि जेनोआ ने कहा था कि वह एक अजीब इंसान है। उसके बाद उसने उसके कमरे में साइलेंट से मिलने का फैसला किया और उसने सोचा कि वह दूसरों की तरह एक सामान्य NPC चरित्र है। उस पल रूडी ऑनस्टेड के साथी को देखकर चौंक गया और वह भाग गया। साइलेंट ने रूडी से कहा कि वह अशिष्ट व्यवहार कर रहा है और वह डर के मारे बेहोश हो गया। बाद में वह जागा और उसने फिट्जस को बताया कि उसने एक मुखौटा वाली लड़की के बारे में डरावना सपना देखा था जिसने उसे मारने की योजना बनाई थी। साइलेंट ने जवाब दिया कि उसने पिछली बार उसे बचाया था और उसने सोचा कि ऑर्स्टेड ने दूसरी बार उसे मारने की योजना बनाई है। सिली रूडी के लिए चिंतित थी और उसे पता चला कि उसे ड्रैगन गॉड की यादें आ गईं जिसने उसे पिछली बार मार दिया था। हालांकि साइलेंट उसकी यात्रा पर हैरान थी और उसने उसे जापानी कांजी वाला एक पत्र दिखाया
उसने उससे जापानी में कुछ सवाल पूछे और उसने उसे बताया कि वह लिखे गए नामों में से एक नहीं था। तो रूडी को पता चला कि साइलेंट वही लड़की थी जिसे उसने ट्रक से बचाने की कोशिश की थी और उसने अपना परिचय नानाहोशी शिजुका के रूप में दिया। उसने सोचा कि रूडी यूरोप से है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह जापानी कैसे बोल सकता है। नानाहोशी ने उससे उसका असली नाम पूछा और उसने अपना परिचय रूडी के रूप में दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वह उससे डरा हुआ था और उसने उससे कहा कि वह उसकी तरफ है। इसके अलावा उसने उसके साथ काम करने की योजना बनाई क्योंकि उसका अपने पुराने संसार में लौटने का इरादा था। अचानक रूडी ने कहा कि वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वह उस दुनिया से प्यार करता है जिसमें उसका पुनर्जन्म हुआ है। उस समय सिली ने खुद को उपेक्षित महसूस किया और उसने उन दोनों से पूछा कि क्या वे ऐसी भाषा में बात कर सकते हैं जिसे वह समझ सके। साइलेंट को पता चला कि रूडी का पुनर्जन्म हुआ था और उसने कहा कि उसे इस दुनिया में एक तरह से टेलीपोर्ट किया गया था। रूडी ने यह भी बताया कि उसकी मौत एक ट्रक एक्सीडेंट के बाद हुई थी और उसने ओर्स्टेड के बारे में और अधिक सीखा। उसने साइलेंट कहा कि उसे वह अजीब लगा और उसने ओर्स्टेड से उसकी जान बचाने के लिए कहा। फिर रूडी को पता चला कि साइलेंट टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करके 2 जापानी लोगों की तलाश कर रही थी। साइलेंट ने उसे अपनी यात्रा के बारे में और बताया कि उसने घर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की। साथ ही उसने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने कहा कि उसे किसी के द्वारा इस दुनिया में बुलाया गया होगा। इसके बाद साइलेंट ने कहा कि उसकी समाधान की खोज विफल रही थी और उसे संदेह था कि रूडी को भी दुनिया में बुलाया गया था। रूडी जानना चाहता था कि उसका मुखबिर कौन था और उसने जवाब दिया कि उसने उसका नाम गुप्त रखने का वादा किया है। इसके बाद रूडी ने उस जादुई घेरे की खोज की जिसका साइलेंट अध्ययन कर रही थी। उसे पता चला कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है क्योंकि उसे इसके परिणाम स्वरूप इस दुनिया में टेलीपोर्ट किया गया था। रूडी ने साइलेंट पर भरोसा करना शुरू कर दिया और वह उसकी राय जानना चाहती थी कि वह दुनिया के बारे में क्या सोचता है। इसके बाद साइलेंट ने रूडी को एक सौदे की पेशकश की क्योंकि उसे उसके जादू की जरूरत है और वह दुनिया के बारे में ज्ञान चाहता है। बाद में उसने उन्हें बताया कि वह 5 साल पहले दुनिया में टेलीपोर्ट हुई थी। उसने कहा कि उसने ही शायद टेलीपोर्टेशन आपदा का कारण बनी थी। अचानक फिट्ज गुस्सा हो गया और उसने साइलेंट पर हमला कर दिया क्योंकि वह आपदा पैदा करने के लिए उसे माफ नहीं कर सकता था। रूडी ने फिट्ज को शांत करने की कोशिश की क्योंकि उसने उसके शब्दों का गलत मतलब निकाला था। उस समय फिट्ज को विश्वास नहीं हो रहा था कि रूडी को गुस्सा नहीं आ रहा है। रूडी ने कहा कि वह सिर्फ आपदा की शिकार थी और फिट्जर ने साइलेंट से माफी मांगी। उसके बाद साइलेंट ने कहा कि वह भी दुर्घटना को समझ नहीं पाई और रूडी को याद आया कि मैन गॉड ने दावा किया था कि ओर्स्टेड अपराधी था। शाम को वह फिट्जर के साथ स्कूल के छात्रावास में लौट आया। रूडी ने फिट्ज को बताया कि वह साइलेंट पर भरोसा करता है और वह आभारी था कि फिट्ज उसकी चिंता कर रहा था। फिट्ज ने उससे साइलेंट के बारे में जो असली वजह पूछी थी वह इसलिए थी क्योंकि वह डरी हुई थी कि रूडी को साइलेंट से प्यार हो जाएगा। अगली सुबह सिल्फी ने खिड़की से बाहर देखा और उसने एक प्रेमी आए जोड़े को देखा। तब सिल्फी को डर लगा कि रूडी के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है और वह अभी भी रूडी को अपनी असली पहचान बताने से डरती थी। उसने यह भी महसूस किया कि साइलेंट और रूडी के बीच एक बंधन था और उसने सोचा कि रूडी को साइलेंट पर क्रश है। परिणाम स्वरूप सिल्फी को उससे जलन होने लगी क्योंकि वे दोनों हर दिन एक साथ बहुत समय बिताते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसने चाहा कि काश उसमें उसे सच बताने की हिम्मत होती। कुछ महीने बीत गए और रूडी ने अपने दिन की शुरुआत वर्कआउट से की। बॉडी ने उसके वर्कआउट में उसकी मदद की और उसने रूडी से पूछा कि वह ताकत क्यों चाहता है। फिर बॉडी ने अपने दोस्त से कहा कि जीवन में महिलाओं के प्यार जैसी और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अपने वर्कआउट सेशन के बाद वह नाश्ता करता है और अपनी क्लास में जाता है। रूडी ने महसूस किया कि दानव राजा बॉडी के खिलाफ लड़ाई के बाद से कई छात्र उससे डरते थे। बाद में परसोना और लिनिया उसे खुश करने आए, लेकिन इसके बजाय वे दोनों लड़कियां बहस करने लगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि वह इस स्कूल को चला सकता है क्योंकि उसने क्लास में फिट्ज को हराया था। क्लिफ ने उससे पूछना शुरू किया कि क्या उसे शापों के बारे में कोई जानकारी है। इसलिए रूडी ने स्पेलेट डेमन्स की कहानी बतानी शुरू की जो उसके अच्छे दोस्त रुएजार्ड ने उसे बताई थी। क्लिफ इस महान कहानी के लिए आभारी था और कक्षा में विघ्न डालने के लिए उन्हें फटकार लगाई गई। क्लास के बाद वह हमेशा जनोबा और जूली के साथ लंच करता था। फिर हम बॉडी को देखते हैं जो वहां आया और वह स्वादिष्ट शराब पी रहा था। जूली और जनोबा को उसके ड्रिंक में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्हें शराब की पेशकश की गई और जूली इससे बहुत खुश हुई। उन्होंने साथ में बहुत मस्ती की और रूडी ने जनोबा को बताया कि दोपहर में उसकी अभी भी एक लेक्चर है। रूडी हमेशा टेलीपोर्टेशन सर्कल पर उसके शोध में साइलेंट की मदद करने में समय बिताता था। फिर रूडी एक जादुई प्राणी के पंख को कमरे में टेलीपोर्ट करने में कामयाब रहा, लेकिन साइलेंट ने कहा कि प्रयोग विफल रहा। हालांकि रूडी को पता चला कि उसका लक्ष्य टेलीपोर्टेशन सर्कल के साथ एक व्यक्ति को बुलाना है
वह चिंतित था कि इससे एक और सामूहिक टेलीपोर्टेशन आपदा हो सकती है, लेकिन साइलेंट ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी आपदा पैदा करने की कोई योजना नहीं है। उसने कहा कि मूल बातों से शुरू करने का कारण टेलीपोर्टेशन जादू के सिद्धांत को समझना है। इसके बाद रूडी ने उससे टेलीपोर्टेशन जादू के बारे में और पूछा और उसने उस पर एक किताब फेंक दी। शाम को रूडी हमेशा जूली को जादू सिखाने में समय बिताता था और वे हमेशा साथ में आकृतियां बनाते थे। उसने देखा कि जूली बहुत प्रतिभाशाली है और उसने जनोबा के साथ अपने समय का आनंद लिया। रूडी हाल ही में लाइब्रेरी नहीं जा रहा था और उसे अभी भी अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला था। अगले दिनों में रूडी को अपने दोस्त शाउल गुडमैन सॉल का एक पत्र मिला। उसने लिखा कि वह उसके स्कूल के पास था और उसने रूडी को लंच पर आमंत्रित किया। हालांकि रूडी एक सराय में अपने दोस्तों से मिला और सॉल उसे इतने समय बाद फिर से देखकर खुश था। उन्होंने अपने साहसिक कारनामों के बारे में बात की और वह हैरान था कि एलेनिलीन का एक बॉयफ्रेंड था। उसने कहा कि वह क्लिफ को कभी नहीं छोड़ेगी और उन्होंने साथ में लंच का आनंद लिया। दुर्भाग्य से सॉल को एक मिशन पर बुलाया गया और रूडी ने उसे लंच के निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। बाद में एलेनिलीन ने कहा कि वह क्लिफ के साथ एक साहसिक यात्रा पर आ रही है और उसने उसे उनके साथ जुड़ने की पेशकश की। उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि उन्हें खतरनाक जगहों से दूर रहना चाहिए। तो रूडी स्कूल वापस चला गया और रास्ते में उसने शहर के चारों ओर देखा। अचानक उसने फिट्ज को देखा और उसने अपने सहपाठियों का अभिवादन किया। उसने देखा कि फिट्ज अलग दिख रहा था और ल्यूक ने विषय बदल दिया। इसलिए रूडी ने सोचा कि शायद उसके चचेरे भाई को लड़कों में दिलचस्पी है और वह उसे फिट्ज से बात नहीं करने देगा क्योंकि वे डेट पर थे। ल्यूक बस सिल्फी के रहस्य को रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसने अभी तक रूडी को अपनी असली पहचान नहीं बताई है। रूडी उत्सुक था और उसे दुख था कि फिट्ज उससे बचने की कोशिश कर रहा था। स्कूल वापस जाते समय रूडी ने सोचा कि फिट्ज उससे बात क्यों नहीं करना चाहता। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी समस्या के बारे में बात करने के लिए अपने दोस्त जनोबा को खोजने की कोशिश की। दुर्भाग्य से जनोबा स्कूल में नहीं था और उसने लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। जब वह लाइब्रेरी पहुंचा तो वह फिट्ज से मिला और उसने फिर से सामान्य व्यवहार किया। रूडी ने फिट्ज से पूछा कि उससे पहले क्यों नजरअंदाज किया गया था, तो फिट्ज ने जवाब दिया कि उसे ड्यूटी पर रहते हुए बोलने की अनुमति नहीं थी। फिर फिट्ज ने जवाब देने की अनुमति नहीं होने के लिए माफी मांगी और रूडी ने सोचा कि फिट्ज उससे नफरत करता है। फिट्ज ने जवाब दिया कि वह उससे कभी नफरत नहीं कर सकता और रूडी उसकी मुस्कान देखकर शर्मा गया। शाम को उसने अपनी आकृतियां बनाई और फिट्ज के बारे में सोचा। रूडी ने महसूस किया कि वह वास्तव में फिट्ज को पसंद करता है क्योंकि फिट्ज ने हर समय उसकी मदद की थी जब वह स्कूल में संघर्ष कर रहा था। अगली सुबह फिट्जेरियल के साथ स्कूल में घूम रहा था। उसने फिट्ज की प्यारी मुस्कान देखी और वह हैरान रह गया कि उसे लड़कों में दिलचस्पी है। नतीजतन उसने प्रिंसिपल के पास जाने का फैसला किया और उसने फिट्ज के बारे में और जानकारी हासिल करने की योजना बनाई। हेडमास्टर ने पुष्टि की कि फिट्ज एक लड़का था, लेकिन रूडी को संदेह था कि फिट्ज वास्तव में एक लड़की थी। बाद में रूडी गहरे विचार में था और फिट्ज उसके पीछे दिखाई दिया। वह चौंक गया और वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। इस बीच रूडी को पता चला कि फिट्ज वास्तव में एक लड़की थी और उसने इससे इनकार किया। अचानक रूडी को एहसास हुआ कि फिट्ज को छूने के बाद उसका सॉसेज काम कर रहा था और वह सोचने लगा कि फिट्ज ने अपना लिंग छिपाने की कोशिश क्यों की। तब वह समझ गया कि फिट्ज ही उसकी सॉसेज की समस्या को ठीक करने का समाधान है और उसने अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए मिकी माउस हॉट डॉग गाना डाउनलोड करने की योजना बनाई। अगले दिनों में हम रूडी को थका हुआ देखते हैं क्योंकि वह अपनी समस्या की सफलता के बाद सो नहीं सका था। फिर वह अपने चचेरे भाई से मिला और ल्यूक ने कहा कि वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन रूडी ने जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं पता। इसके अलावा उसने उल्लेख किया कि वह मुख्य परिवार के साथ शामिल नहीं है और उसका इरादा उसके लिए समस्याएं पैदा करने का नहीं था। दोपहर में सिल्फी को राजकुमारी एरियल के मीटिंग रूम में बुलाया गया। एरियल ने उसे बताया कि वह जानती है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ। वह यह भी जानती है कि रूडी एक भरोसेमंद व्यक्ति है और उसने उससे पूछा कि सिल्फी ने क्या करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त उसने सुझाव दिया कि सिल्फी को अपने प्यारे बचपन के दोस्त को अपनी पहचान बता देनी चाहिए और एरियल ने उसका समर्थन करने की कोशिश की। एरियल जानती थी कि सिल्फी शर्मीली है और उसने अपनी सहेली को रूडी को अपनी भावनाएं दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इसके बाद उसने सिल्फी से अपनी पहचान उजागर करने को कहा ताकि वह रूडी के साथ खुश रह सके। सिल्फी ने जवाब दिया कि वह रूडी से प्यार करती है, लेकिन उसे डर है कि वह उसे अब और नहीं पहचानेगा और एरियल ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है।
फिर उन्होंने एक विचार सोचा कि वे रूडी को कैसे बता सकते हैं कि फिट्ज उसकी बचपन की दोस्त सिल्फी है। दुर्भाग्य से उनके पास कोई विचार नहीं था और सिल्फी ने उन्हें बताया कि रूडी ने शुरू में सोचा था कि वह एक लड़का है। वे कहानी से हैरान थे और एरियल एक योजना के साथ आई। इससे पहले कि वह सिल्फी को योजना समझाती, उसने पूछा कि वह रूडी के साथ किस तरह का रिश्ता चाहती है। सिल्फी ने जवाब दिया कि उसे पसंद है कि अगर कोई आदमी उसका गला घोंटे, दम घोंटे, और उसके दोस्त यह जानकर चौंक गए कि वह हेंटाई जैसी चीजों में रुचि रखती है। हालांकि एरियल ने सिल्फी को एक योजना बताई और उसने कहा कि उसे रूडी के सामने अपने प्यार का इजहार करने का साहस नहीं खोना चाहिए। उसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और एरियल ने अपनी सहेली को शुभकामनाएं दी। आने वाले दिनों में सिल्फी ने लंच के समय रूडी को ढूंढा। वह फिट्जो को देखकर हैरान था और उसने जनोबा से कहा कि वह बातचीत करने के लिए बाहर जा रहा है। फिर फिट्ज ने रूडी से एक एहसान मांगा और वह एहसान सुने बिना ही तुरंत सहमत हो गया। तो सिल्फी ने उसे बताना शुरू किया कि राजकुमारी एरियल एक खतरनाक जगह पर एक विशेष फूल की तलाश में थी। रूडी ने उसकी मदद करने की योजना बनाई और कहा कि उसके दोस्त हैं जो उसे फूल दिला सकते हैं। एहसान का कारण यह था कि सिल्फी उसके साथ एक साहसिक यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी। अंत में सिल्फी उसे फूल इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाने के लिए मनाने में कामयाब रही। अगले दिन वे एक साथ जंगल में गए और रूडी उसके साथ जाने से खुश था। सिल्फी ने पूछा कि क्या उसे भुगतान करना चाहिए, लेकिन रूडी ने जवाब दिया कि उसे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अचानक सिल्फी के मन में शरारती विचार आए और वह शर्मा गई। बाद में रूडी ने एक जादू किया जिससे बर्फ पिघल गई और वह उससे प्रभावित हुई। सिल्फी ने उससे उसकी छड़ी के बारे में पूछा और उसे पता चला कि उसे यह एक युवा कुलीन महिला से मिली थी। इस तरह उसने रूडी के बारे में और सीखा और वह खुश थी कि उसकी योजना अब तक काम कर रही थी। इसके बाद उसने एक जादू सक्रिय किया और तूफान लाकर मौसम बदलने की योजना बनाई। रूडी ने कहा कि वह बारिश के बादलों को गायब कर सकता है और सिल्फी ने उसके जादू को रोकने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप रूडी जादू सक्रिय नहीं कर सका और बारिश होने लगी। तब रूडी ने सुझाव दिया कि वे एक गुफा में शरण लें और उन्हें एक छिपने की जगह मिल गई। सिल्फी उसके पीछे चली गई और उसे उम्मीद थी कि रूडी का दिल जीतने की उसकी योजना काम करेगी। इस बीच रूडी ने महसूस किया कि कुछ गलत था और उसने सोचा कि क्या फिट्जर ने बारिश के बादल बनाए थे। उसके बाद उसने अपने कपड़े सुखाए और वह जानता था कि एक लड़की के सामने अपना अंडरवियर उतारना गलत था। रूडी ने देखा कि फिट्जर कांप रहा था, लेकिन वह उसे डराना नहीं चाहता था। रूडी ने कहा कि वह कल्पित बोनो एल्व्स की परंपराओं के बारे में जानता है और वह मुड़ गया ताकि वह अपने कपड़े उतार सके। दुर्भाग्य से फिट्ज अपने कपड़े नहीं उतारना चाहती थी क्योंकि उसने अपनी असली पहचान उजागर करने का फैसला किया था। रूडी को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद रूडी को चिंता हुई कि उसे जुकाम हो रहा है और सिल्फी ने उससे अपने कपड़े उतारने में मदद करने को कहा। रूडी ने उसका कोट उतारना शुरू किया और उसने उसकी शर्ट खोली। उस समय फिट्ज का व्यवहार उसे परिचित लगा, लेकिन उसने उसके कपड़े उतारना जारी रखा। रूडी ने देखा कि यह स्थिति जानी पहचानी लग रही थी और उसने अपने बचपन के बारे में सोचा। फिट्ज के सिर्फ अंडरवियर में उसके सामने खड़े होने के बाद उसने कहा कि उसे उसका चश्मा उतार देना चाहिए। रूडी ने फिट्ज से पूछा कि क्या उसका नाम सिल्फी है और उसने उसे गले लगा लिया। वह उसे देखकर खुश था और हैरान था कि वह अभी भी रोतलू थी। फिर सिल्फी ने उसे बताया कि बचपन से ही उसे उस पर क्रश है और वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। कुछ देर बाद रूडी शायद खुद से हैरान था क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था कि फिट्जर वास्तव में सिल्फी थी। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सिल्फी रोतलू थी और उसने फिट्जर के रूप में अलग तरह से व्यवहार किया। हालांकि उसे वह मुस्कान याद आई जिसने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी थी। रूडी ने अपनी भावनाओं को प्रकट करने का फैसला किया और जवाब दिया कि वह भी उससे प्यार करता है। वह खुश थी और उन्होंने गुफा में किस किया। हालांकि रूडी ने साबित कर दिया कि उसके पास अभी भी रिच था और उसे पता चला कि सिल्फी कुंवारी है। उसने सिल्फी के साथ हॉट डॉग बनाने की योजना बनाई, लेकिन उसके सॉसेज ने उसे समस्या देना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने प्यार करना बंद कर दिया और रूडी ने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। उसे शर्म आ रही थी और उसने सिल्फी से माफी मांगी, लेकिन वह गुस्सा नहीं थी। फिर उसने कहा कि वह उससे अनौपचारिक रूप से बात कर सकता है और वे साथ में मुस्कुराए। इसके बाद उसने उसे हार के लिए धन्यवाद दिया और सोचा कि वह लड़का होने का नाटक क्यों कर रही थी। उसने रूडी को बताया कि बहुत कुछ हुआ था और साथ ही उसने खुद से वादा किया था कि वह उसकी रक्षा के लिए मजबूत बनेगी। कुछ घंटों बाद बारिश रुक गई और उसने उसे बताया कि सामूहिक टेलीपोर्टेशन के बाद क्या हुआ था। उसने कहा कि उसने खुद को फिट्जो के रूप में छिपा लिया था और रूडी को अपनी असली पहचान बताने में संकोच कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि वह उसे नहीं पहचानेगा। फिर उसने उसे चिढ़ाया और उन्होंने इतने समय बाद एक दूसरे को फिर से पाने के दिन का आनंद लिया।
बाद में वह स्कूल लौट आई और सिल्फी ने कहा कि उसे काम है। रूडी ने अलविदा कहा और सिल्फी ने चाहा कि उसके पास उसकी मदद के लिए कोई दवा हो। स्कूल वापस आकर एरियल ने कहा कि उसे डर है कि उसकी योजना विफल हो गई है। सिल्फी ने अपने दोस्तों को बताया कि क्या हुआ था और एरियल को यह मजाकिया लगा कि उसे अपने सॉसेज के साथ समस्या थी। इस बीच ल्यूक समझ गया कि रूडी क्यों शर्मिंदा था और उसने उसके उस दर्द को महसूस किया जिससे वह गुजरा था। उसने कहा कि वह रूडी की मदद करना चाहता है क्योंकि वह एक आदमी के गौरव को समझता है। इसके बाद एरियल ने माफी मांगी और ल्यूक ने पूछा कि क्या सिल्फी ने रूडी की बीमारी को ठीक करने की योजना बनाई है। ल्यूक ने कहा कि वह उनकी मदद करेगा और लड़कियां सोचने लगीं कि वह क्या करने वाला है। फिर हम जनोबा को जादू का उपयोग करने की कोशिश करते हुए देखते हैं और ल्यूक वापस मीटिंग रूम में चला गया। उसने सुना कि एरियल सिल्फी को सलाह देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने एक ऐसी टिप्पणी की जिससे सिल्फी की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसका कारण यह था कि वह उसकी मदद करना चाहता था और उसने उसे एक शक्तिशाली कामोत्तेजक एफ्रोडीजियाक दिखाया। तो उसने लड़कियों को समझाया कि औषधि अब और नहीं बनाई जाती क्योंकि फेटा शहर मिटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त उसने सिल्फी को कामोत्तेजक दिया और उसे चेतावनी दी क्योंकि इससे एक व्यक्ति आईती अपना सारा नियंत्रण खो सकता है। सिल्फी ने ल्यूक को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी। एरियल ने उसे पैसे भी दिए ताकि वे एक अच्छी डेट कर सकें। अगली शाम सिल्फी ने अपना सारा साहस जुटाया और वयस्क बनने की योजना बनाई। रूडी ने उसके लिए दरवाजा खोला और वह उसके कमरे में दाखिल हुई। अचानक सिल्फी ने कहा कि उसने रात भर उसके कमरे में रुकने की योजना बनाई। वह हैरान रह गया। फिर सिल्फी एक महिला बनने के लिए तैयार थी और वह मूड में आ रही थी, तो उन्होंने अपने पुनर्मिलन का जश्न मनाया और सिल्फी घबराई हुई थी क्योंकि उसने शराब पी थी। इसके बाद उसने उसे जादुई औषधि दिखाई और सिल्फी ने कहा कि यह उसके सॉसेज की समस्या का इलाज है। उसने शक्तिशाली प्रेम औषधि पी ली और उसने देखा कि सिल्फी घबराई हुई थी। अचानक सिल्फी ने कहा कि वह ओनली फैंस गर्ल बनने के लिए तैयार है और रूडी उसके शब्द सुनकर मुस्कुराया। फिर उसने ड्रिंक लेने का फैसला किया और उसने देखा कि उसके पेट में गुदगुदी होने लगी थी। वह जानती थी कि वह उस रात रूडी के साथ बहुत सारा प्यार करने के लिए तैयार थी और कहा कि वह घबराई हुई है। अचानक औषधि ने काम करना शुरू कर दिया और रूडी को महसूस हुआ कि उसके शरीर के साथ कुछ गलत है। उसने खुद को नियंत्रित न कर पाने के लिए माफी मांगी और उसे गले लगाना शुरू कर दिया। अगली सुबह रूडी अपने बिस्तर पर सोकर उठा और वह नंगा था। उसने देखा कि वह अपने कमरे में अकेला था और उसे एहसास हुआ कि उसने एक प्रेम औषधि पी थी। उसे यकीन नहीं था कि उसे छोड़ दिया गया है और उसने उम्मीद की कि सिल्फी बस राजकुमारी के रक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। रूडी ने फिर से अपने बिस्तर पर खून देखा और उसे दुख हुआ क्योंकि उसने सोचा कि उसे फिर से छोड़ दिया गया है। अचानक सिल्फी दिखाई दी और उसने माफी मांगी क्योंकि उसे काम था। रूडी खुश था कि सिल्फी ने उसे नहीं छोड़ा था। दोपहर में रूडी ने राजकुमारी एरियल से अपना परिचय कराया। उसने उसकी बीमारी में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा कि उसका राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसने सिल्फी की मदद करने की योजना बनाई है। इसके बाद एरियल ने पूछा कि वह क्या करना चाहता है। उसने जवाब दिया कि उसे सामूहिक टेलीपोर्टेशन के बाद अपने परिवार की तलाश करनी है। उसने सिल्फी से शादी करने का भी फैसला किया और एरियल ने उसे रूडी की पत्नी का नाम दिया। वे दोनों के बीच संबंध का समर्थन करते हैं और सिल्फी ने कहा कि उसे उसका अच्छा ख्याल रखना चाहिए। एरियल ने तब कहा कि सिल्फी को अब लड़के के रूप में छिपने की जरूरत नहीं है और बदले में वह अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए रूडी के नाम का उपयोग करेगी। अंत में सिल्फी ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और वह रूडी की पत्नी बनकर खुश थी। तो दोस्तों, मुशोकु टेंसेई की आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे क्या होगा वो अगले एपिसोड में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और पूरी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।